बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे आपका एक तरह से हमने जो है वो मरमर स्टार्ट किए हुए थी। ठीक है, जो आज मतलब कि हमने जो टॉपिक आपका स्टार्ट किया हुआ था वो कौन सा था, वो आपको बताया कि हमने आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था आपके हार्ट मरमर्स, कि आपकी जो हार्ट मरमर्स होते हैं इनके बारे में आप क्या सीन होता है। और ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से मतलब कि बता दी हैं। अब हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे आपके मरमर्स को, और आज जिस मरमर्स को हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा आपका एक तरह से कौन से मरमर्स होंगे, वो आपके सिस्टोलिक मरमर्स ही होंगे। और जिस मरमर्स को हम जो है डिस्कस करेंगे वो आपने कहना है कि हम माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है, किस मरमर्स को हम डिस्कस करेंगे वो आपका एक तरह से माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर होगा। ठीक है, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन का। हम जो है इस आपके ये जो मरमर्स होंगे हम तीन मरमर्स को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। और हमने मतलब ये जितने भी तीनों मरमर्स होंगे इन तीनों का जो एक तरह से मतलब जो तीन मरमर्स होंगे उन तीनों का हम जो है एक तरह से एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उनका मतलब कि जो एक तरह से हमने मेन जो फोकस करना है ना इन मरमर्स के ऊपर, कि हमने इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। कि अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हमने जो है उस वाल की जो लीजन्स होगी, ठीक है, हमने कैसे जो है वो डिसाइड करना है कि ये जो पेशेंट हमारे पास आया है इसको माइट्रल रिगर्जिटेशन है या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, लेकिन मतलब कि अभी आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमने जो है वो तीन जो आपके एक तरह से जो वाल की लीजन्स हैं यानी कि जो वाल्वुलर डिजीज हैं उनको हमने इकट्ठा ही डिस्कस करना है। लेकिन उनके मतलब कि हमने डिफरेंशिएट करना है कि हम उसको जो है वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है माइट्रल रिगर्जिटेशन, फिर आपने कहना जो दूसरा होगा आपका एक तरह से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है, आपका क्या होगा कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा। और आपका जो तीसरा होगा वो होगा आपके एक तरह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कौन सा? आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखो एक चीज जो आपने इन तीनों में याद रखनी है ना, आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन में, आपके ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में और आपका जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जो एक चीज इन तीनों में आपने कॉमन याद रखनी है वो आपने कहना है कि इन तीनों के अंदर हम जो मरमर सुनेंगे वो आपने कहना है हम होलोसिस्टोलिक। ठीक है, कौन सा मरमर सुनेंगे? हम होलोसिस्टोलिक या आपका एक तरह से पैन सिस्टोलिक मरमर सुनेंगे। हम कौन सा मरमर सुनेंगे आपके स्कल्टेशन के ऊपर, वो आपने जो है वो याद रखना है। तीनों के बारे में कॉमन याद रखना है कि आपका चाहे माइट्रल रिगर्जिटेशन हो, चाहे आपका ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो, चाहे आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, तो हमने इन तीनों के अंदर जो मरमर सुनना होता है वो आपने कहना है हम होलोसिस्टोलिक या आपका एक तरह से पैन सिस्टोलिक मरमर सुनते हैं। ये चीज आपने याद करनी है। लेकिन आपने कहना है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है, ठीक है, हमारे पास पेशेंट आ जाता है, हम इन तीनों मरमर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी आपके यू वर्ड के और आपके दूसरे प्लेब के एमसीक्यूज है ना वो भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर ही कवर करेंगे। तो आपने थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है। आपने कहना कि इन तीनों के अंदर जो एक बात कॉमन होगी वो ये होगी कि ये जो इन तीनों के अंदर जो हम मरमर सुनेंगे ना वो हम होलो सिस्टोलिक और पैन सिस्टोलिक मरमर सुनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है, चाहे वो एक तरह से माइट्रल रिगर्जिटेशन को, चाहे वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन को या वीएसडी का हो, तो हमने उसके अंदर तो हम एक ही मरमर सुनेंगे। लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यार ये जो पेशेंट हमारे पास आया है इसके अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर तो हो रहा है लेकिन ये माइट्रल रिगर्जिटेशन का पेशेंट है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का पेशेंट है या वीएसडी का पेशेंट है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम आते हैं कि एक एक जो एक तरह से मरमर होगा यानी कि एक एक जो आपकी वाल की जो लीजन्स होगी इसको हम डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो हम मतलब के लिखेंगे। फिर आपको जो है वो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा आपके एक तरह से माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, कि माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है। देखो माइट्रल रिगर्जिटेशन में एक बात तो कंफर्म है कि इसके अंदर जो मरमर सुनेंगे वो कौन सा सुनेंगे, पैन सिस्टोलिक या आपके एक तरह से होलो सिस्टोलिक मरमर सुनेंगे। ये आपने कहना है। लेकिन एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होंगे, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मरमर हम माइट्रल रिगर्जिटेशन के पेशेंट के अंदर ही सुन रहे हैं या ये जो पेशेंट हमारे पास आया है ये आपका एक तरह से माइट्रल रिगर्जिटेशन का ही है। तो पहली चीज जो आपने याद करनी है कि माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर जो पैन सिस्टोलिक मरमर सुनेंगे ना वो उसकी लोकेशन क्या होगी। तो आपने कहना है कि इसके अंदर ये वाला जो हम मरमर सुनेंगे वो आपकी एक तरह से जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी। ठीक है, यानी कि आपकी एक जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, आपकी जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी वहां पे हम सुनेंगे। और फिर आपकी जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, जो आपकी एक तरह से जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है वहां पे हम आपका ये वाला मरमर सुनेंगे इन केस ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन। ये अपने पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाना है। आपने कहना है अगर पेशेंट आ जाए वो पैन सिस्टोलिक मरमर उसके अंदर सुनाई दे तो आपने तीन चीजें अपने माइंड के अंदर लेकर आनी है। कौन सी? माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और वीएसडी। लेकिन आपने कहना है कि अगर वो मरमर आप लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर सुनो, यानी कि एपेक्स के ऊपर सुनो, जहां पे निपल रीजन है जो एपेक्स है वहां पे आप सुनो, और मिड क्लेविकुलर लाइन यानी जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है
वहां पे आप वो वाला मरमर सुनो, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका एक तरह से माइटल रिगर्जिटेशन होगा। फिर आपने कहना है कि जो आपका ये वाला माइटल रिगर्जिटेशन का जो मरमर होगा, ठीक है, जो आपका माइटल रिगर्जिटेशन वाला जो मरमर होगा, वो आपने कहने कि और इसके अंदर कौन से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगी। देखो आपको पता है जो माइटल रिगर्जिटेशन होती है, ये आपका कौन सा है, ये आपका लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, यानी कि कौन सा मतलब कि साइड पे ये लोकेटेड है। तो आपको पता है ये लेफ्ट साइड का मरमर है, यानी कि जो लेफ्ट साइडेड है वहां पे आपकी लीयंस हो रही है। तो आपको पता है कि ऑन एक्सपायरेशन, ठीक है, यानी कि ऑन एक्सपायरेशन आपके जितने भी लेफ्ट साइडेड मरमर होते हैं, जितने भी आपके लेफ्ट साइड के जो मरमर्स होते हैं, वो आपको लाउड सुनाई देते हैं, वो आपको हार्श सुनाई देते हैं। तो आपने कहना क्योंकि आपके एक्सपायरेशन के ऊपर आपकी जो लेफ्ट साइडेड आपके जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, वहां पे हम जो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वहां पे जो आपका ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपने कहना कि जो ये वाला मरमर होगा माइट्रल रिगर्जिटेशन का, वो एक्सपायरेशन के ऊपर आपको ज्यादा सुनाई देगा, वो एक्सपायरेशन के ऊपर आपको लाउडर सुनाई देगा। फिर आपने कहना है जबकि ये जो मरमर होगा, ये जब हम उस पेशेंट को कहेंगे कि एक्सपायर करो, तो एक्सपायरेशन के ऊपर जो पेन सिस्टोलिक मरमर होगा वो हमें लाउडर सुनाई देगा। लेकिन जब हम इस पेशेंट को कहेंगे कि यार इंस्पायर करो, जब वो इंस्पायर करेगा तो हमें ये जो मरमर होगा ये मतलब कि आपको मतलब कि कम सुनाई देगा, जी आपको एक तरह से कम लाउडर सुनाई देगा, यानी कि आपने थोड़ा सा स्लोअर जो है वो सुनाई देगा, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने जो इसके अंदर कहना है कि आपको पता है कि जो आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी माइट्रल रिगर्जिटेशन की स्टेट होती है, ये आपकी एक तरह से हाइपर वोलीमिया की स्टेट होती है, ऐसे ही है ना। यानी कि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन की जो स्टेट होती है, जब ये हाइपर वोलीमिया की स्टेट होती है, क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइपर वोलीमिया की जो स्टेट होती है, हम इसके अंदर कौन सा साउंड सुनते हैं, हार्ड साउंड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि S3 जो साउंड होती है, यानी कि जो S3 साउंड होती है वो हम सुनते हैं। और S3 साउंड को और हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब आपका वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं, ऐसे ही कहा था ना। यानी कि S3 साउंड का दूसरा नाम क्या था आपका, एक तरह से आपका वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं, या आपका जो है वो गैलप रिदम कहते हैं। यानी कि S3 साउंड का और क्या नाम है, वेंट्रिकुलर गैलप, जो आपका गैलप रिदम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर हाइपरवोलीमिया कैसे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये आपका नीचे क्या है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ऊपर आपका लेफ्ट एट्रियम है। अब क्या कि माइट्रल रिगर्जिटेशन हो चुकी है, अब आपका जो एक तरह से माइट्रल वाल्व है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा। तो जब आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो होगा वो वापस आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यही है ना। और ऊपर से आपकी जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भी ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो नीचे से भी ऊपर जा रहा है और ऊपर से भी नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जा रहा है ऊपर, और आपके ऊपर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भी आ रहा है। तो आपके लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसलिए आपका ये क्या है, एक तरह से हाइपर वोलीमिया की स्टेट हो रही है। तो आपने कहना माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर हम जो है वो वेंट्रिकुलर गैलप भी सुनेंगे, यानी कि S3 जो साउंड है वो भी हम सुनेंगे। फिर आपने कहना है कि इसके अंदर और कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। फिर इसके अंदर आपने जो मेन चीज याद रखनी है ना, कि आपने कहना है कि ये जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का जो मरमर होंगे, इसके अंदर और कौन सी कंडीशंस होंगी। अब आपको पता है कि जब हम माइट्रल रिगर्जिटेशन को ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि जब हम माइट्रल रिगर्जिटेशन का पेशेंट हमारे पास आता है, अब उसको जब वो जल्दी से ठीक नहीं करते, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट एट्रिया होता है ना, इसके अंदर जो वक्त के साथ साथ जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है, जब हम एक तरह से उसको ठीक नहीं करते तो ब्लड वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि जब ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये आपका वापस आपके कहाँ चला जाता है, आपके लंग्स के अंदर चला जाता है। यानी कि वापस आपका का मतलब कि ऊपर से भी ब्लड आता रहता है इनिशियली, लेकिन जब हम इसको ठीक नहीं करते तो नीचे से भी इतना ब्लड जा रहा होता है और ऊपर से भी ब्लड आ रहा होता है। तो ब्लड वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि ये वापस आपका जो ब्लड है ना, ये आपके कहाँ चला जाता है, ये आपके लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, कहाँ चला जाता है, आपके लंग्स के अंदर चला जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एक तरह से पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ऐसे ही ना, पल्मोनरी वेन्स जो होती है आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर आती हैं। फिर जब पल्मोनरी वेन्स वापस जाती है वो किसके अंदर होती हैं, आपको पता है आपकी जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, यानी कि जो लंग्स की कैपिलरीज होती हैं, वहां से ब्लड को कैरी करती हैं, ऐसे ही है ना। अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो एक तरह से जो पल्मोनरी एडीमा होता है वो क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो एक तरह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जब वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से हम पल्मोनरी
एडिमा देखते हैं, तो आपने कहना कि माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर जब हम उस पेशेंट को ठीक नहीं करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि आपका जो ब्लड होगा वो वापस से आपके पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा, और पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ब्लड इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है, जो आपका एक तरह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है एक तरह से पल्मोनरी एडीमा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडीमा मिलेगा, और जब इस यानी कि पल्मोनरी एडीमा मिलेगा, पल्मोनरी कंजेशन मिलेगी। और जब भी आपका पेशेंट माइट्रल रिगर्जिटेशन का जब पेशेंट आएगा, उसकी ये हालत हो जाएगी कि जनाब उसको पल्मोनरी एडीमा तक हो रहा है, तो हम जनाब इसके अंदर जो है वो जब हम इसके लंग्स की अस्कल्टेशन करेंगे, जब हम इसके फेफड़ों की अस्कल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप के ऊपर, तो हमें जो है वो एबनॉर्मल सी साउंड सुनाई देगी आपके लंग्स के बेस के ऊपर। जो आपकी लंग्स की बेस होती है ना, आपको पता है ना कि ऊपर जो लंग्स होते हैं, मतलब कि वो आपके हार्ट के अपोजिट होते हैं। ऊपर लंग्स की ऊपर एपेक्स होती है, नीचे उनकी बेस होती है। जबकि जो आपका हार्ट होता है, हार्ट की ऊपर बेस ऊपर जो होती है वो बेस होती है, और नीचे एपेक्स होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आपकी एल्व्यूलाई होंगे, यानी कि जो आपकी लंग्स की जो एल्व्यूलाई होंगे, उनके अंदर जो कैपिलरीज होंगे, उनमें प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आपको जब वो एक तरह से जो लंग्स की बेस होगा, वहां पे आपको पल्मोनरी एडीमा मिलेगा। क्या मिलेगा? पल्मोनरी एडीमा मिलेगा। जब आपको इस कंडीशन के अंदर पल्मोनरी एडीमा मिलेगा ना, तो आपको जो है वो एक तरह से एबनॉर्मल साउंड्स जो है वो मिलेगी आपको बेस ऑफ द लंग्स के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको आपने लिखना है कि जनाब वो जो आपकी एक तरह से एबनॉर्मल साउंड्स मिलेंगी, वो आपने कहना है कि आपकी एक तरह से वाइड स्प्रेड, यानी कि आपकी बहुत ही लंबी सारी वाइड स्प्रेड, ठीक है, आपने कहना है कि वाइड स्प्रेड बाई बेजिलर, ठीक है, ये आपने लिखना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपने कहना है कि वाइड स्प्रेड बाई बेजिलर, बाई आपकी एक तरह से बाई बेजिलर का क्या मतलब होता है? आपकी एक तरह से जो आपकी लंग्स की जो बेस होती है, उनको कहते हैं क्रेपिटस मिलेंगी, ठीक है। यानी कि ये अभी लिख ले, मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी क्या मिलेंगे, क्रेपिटेशंस मिलेंगी, क्रेपिटेशंस मिलेंगी, टीएटी क्रेपिटेशंस मिलेंगी, यानी कि वाइड स्प्रेड बाई बेजिलर क्रेपिटेशंस मिलेंगी। जब हम इस पेशेंट के अंदर जब लंग्स को अस्कल्टेट करेंगे, तो हमें जो है उसकी बेस के ऊपर जो है वो एबनॉर्मल साउंड मिलेंगी। यानी कि जो आपकी बाई बेजिलर होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? बेस ऑफ द लंग्स, यानी कि जो आपकी लंग्स की बेस होती है उसको हम कहते हैं बेस ऑफ द लंग्स। जो आपकी लंग्स की बेस होती है ना, वहां पे हम क्या सुनेंगे? हम क्रेपिटेशन सुनेंगे। क्रेपिटेशन क्या होती है? आपकी एक तरह से एबनॉर्मल साउंड्स होती है, ठीक है। आपकी जब वहां पे एक तरह से जो फ्लूइड हो जाएगा ना, पल्मोनरी एडीमा होगा, वहां पे वाटर इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको जो एबनॉर्मल साउंड्स मिलेगी, जिसको हम कहते हैं क्रेपिटेशंस कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है कि हम इस पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे? हम इसकी बेस के ऊपर एबनॉर्मल साउंड सुनेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल साउंड क्यों सुनेंगे? आपने कहना कि हम क्योंकि इसके अंदर पल्मोनरी एडीमा देखेंगे, और कौन सी साउंड्स होंगी? आपने कहना वाइड स्प्रेड बाई बेजिलर क्रेपिटेशंस मिलेंगी, ठीक है, ये आपने कहना है। दूसरा, इस पेशेंट के अंदर और क्या आप देखोगे? आपने कहना कि जब ये पेशेंट जो है इसके अंदर पल्मोनरी एडीमा होगा, जब इसके अंदर पल्मोनरी एडीमा होगा, तो फिर क्या होगा कि जब ये मतलब कि जब ये सोएगा, ठीक है, यानी कि जब ये एक तरह से मतलब कि क्या करेगा, जब ये मतलब कि स्पाइन पोजीशन के ऊपर सो जाएगा, लाइंग डाउन, यानी कि कल हमने पढ़ा था ना कि आपका लाइंग डाउन मैनूवर होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका लाइंग डाउन मैनूवर होता है, जब वो स्पाइन पोजीशन के ऊपर सो जाता है, जब ये आपका पेशेंट जब मतलब कि सोएगा, ठीक है, जब भी वो एक तरह से सोने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि आपको पता है कि जो लाइंग डाउन मैनूवर होता है, इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है, आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ऐसा ही है ना? या इस कंडीशन के अंदर, तो जब ये पेशेंट जो है इसके अंदर ऑलरेडी पल्मोनरी एडीमा हो चुका है, और जब ये एक स्पाइन पोजीशन के ऊपर सोने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो जब ये सोने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि और ज्यादा जो इसके लंग्स हो गए उसकी तरफ और ज्यादा ब्लड वॉल्यूम जाएगा, क्योंकि अब और ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आपके एक तरह से उसके अंदर आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, क्योंकि दोनों आपके लाइंग डाउन जो मैनूवर होता है, इसमें आपके हार्ट के जितने भी चैम्बर होते हैं उनमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, सॉरी लेफ्ट एट्रिया के अंदर और ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आएगा जब वो एक स्पाइन पोजीशन के ऊपर सोएगा। तो अब जब स्पाइन पोजीशन के ऊपर सोने की वो कोशिश करेगा, तो और ज्यादा जो ब्लड है उसके लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब उसके लंग्स की तरफ जाता है और ज्यादा ब्लड, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। क्या कहते हैं हम? इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोपनिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कहना है कि इस जो पेशेंट होगा इसके अंदर हम और क्या देखेंगे? आपने कहना है हम इसके अंदर ऑर्थोपनिया देखेंगे। ऑर्थोपनिया का क्या मतलब होता है? आपने कहना कि जब वो जो पेशेंट होगा इसको क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ठीक है, यानी कि इसको क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसको
जो है वो एक तरह से डिस्नी होगा, यानी कि इसको सांस लेने में जो है वो तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। कब होगी? जब वो विद स्पाइन पोजीशन, यानी कि जब वो स्पाइन पोजीशन के ऊपर होगा, यानी कि जब वो सोने की कोशिश करेगा, या आपका लाइंग डाउन, जब वो सोने की कोशिश करेगा, जब वो एक स्पाइन पोजीशन के ऊपर लेटने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि उसके लंग्स की तरफ जब वो फ्लूइड और ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल होगी, और वो उसी वक्त उठ के बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। यानी कि ये जो पेशेंट होगा, जब स्पाइन पोजीशन के ऊपर सोएगा ना, तो उसको सांस लेने में तंगी होगी, और फिर क्या होगा कि जब वो एक तरह से दोबारा उसकी वजह से वो सीट मतलब कि उठ के बैठ जाएगा। ठीक है, जब वो उठ के बैठ जाएगा आपके एक तरह से, तो उसका ये जो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये ठीक हो जाएगी। तो आपने कहना है कि इस पेशेंट के अंदर जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का जो पेशेंट होगा, इसके अंदर हम ऑर्थोपनिया देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना, यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक मुझे सिंगल फाइंडिंग बताएं, कोई भी एक सिंगल फाइंडिंग बताएं कि जो आपका लेफ्ट, आपके एक तरह से जो आपका राइट हार्ट फेलियर और आपके एक तरह से जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है, इसको डिफरेंशिएट करे, यानी कि कोई एक सिंगल फाइंडिंग बताएं कि जो आपका राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर को डिफरेंशिएट करे। आपने कहना है कि आपका क्या होगा कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, किसकी? आपकी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट। आपने याद रखना है कि जो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो हमेशा और हमेशा लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर ही होती है। आपको जो भी पल्मोनरी एडीमा मिलता है, ठीक है, जो भी आपको एक तरह से पल्मोनरी एडीमा मिलता है, जो ऑर्थोपनिया मिलता है, जो आपको आपको पीएनडी यानी पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया जो आपको मिलता है, ये सारी जो कंडीशन होती है ना, ये आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर मिलती है। क्योंकि जब आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, तो ब्लड वापस आपके लंग्स की तरफ जाता है। तो आपने याद रखना है कि अगर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, और पेशेंट को क्या हो, पल्मोनरी एडीमा हो, उसको ऑर्थोपनिया हो, उसको पीएनडी हो, तो आपने कहना ये लेफ्ट हार्ट फेलियर है। जबकि राइट हार्ट फेलियर के अंदर आपके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर डायरेक्ट बात करो, अगर डायरेक्ट आपका राइट हार्ट फेलियर हो जाए ना, तो आपको पल्मोनरी एडीमा जो ऑर्थोपनिया या पीएनडी नहीं देखने को मिलता। क्योंकि अब जो आपका ब्लड होगा वो आपके लंग्स, राइट हार्ट फेलियर हो रहा है, तो जो ब्लड होगा वो आपके लंग्स की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी पल्मोनरी एडीमा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का पेशेंट होगा, उसके अंदर हम ये वाली कंडीशन नहीं देखेंगे, ऑर्थोपनिया होगा, या उसको एक तरह से क्या होगा कि पल्मोनरी एडीमा। ये आपने लाजमी पॉइंट लिखने हैं कि जब ये पेशेंट हमारे पास आएगा, इसके जो है वो लास्ट कंडीशन के ऊपर इसके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसके जो है एक तरह से वाइड स्प्रेड बाई बेसलर क्रेपिटेशन सुनेंगे, और जब स्पाइन पोजीशन के ऊपर जाएगा तो उसको ऑर्थोपनिया होगा। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। और दूसरा, इसके अंदर जो वो पैन सिस्टोलिक मरमर होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी और लाजमी नोट करने हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद करनी है कि जो आपका माइट्रल रीगर्जिटेशन का जो मरमर होता है ना, वो आपको पता है कि आप कहाँ पे लाउडेस्ट, आपका लाउडेस्ट कहाँ पे होता है, यानी कि हम हार्श या लाउडेस्ट कहाँ पे सुनते हैं? आपकी एपेक्स के ऊपर, यानी कि जो आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है लेफ्ट साइड के ऊपर, वहां पे सुनते हैं, और मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर सुनते हैं। और जब हम वहां पे आपकी स्टेथोस्कोप रखेंगे ना, ठीक है, जब हम उसको वहां पे अस्कल्टेट करेंगे, तो ये जो मरमर होगा ना, ये आपका रेडिएट कर होगा, यानी कि आपका कहाँ किस तरफ जा रहा होगा? रेडिएट्स टुवर्ड्स द एक्सिला, यानी कि जो आपकी एक्सिला होगा उसकी तरफ रेडिएट कर होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है। यानी कि हमने ऐसा कोई भी मरमर नहीं पढ़ा, हमने ऐसा कोई भी मरमर ना ही पढ़ना है और ना ही मतलब कि अभी तक पढ़ा है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, जिसके अंदर ऐसा जो तो आपका मरमर आपकी एक्सिला की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। लेकिन हमने कल आपका एओर्टिक स्टेनोसिस वाला पढ़ा था, जो आपकी जो है वो कैरोटिड की तरफ एक तरह से रेडिएट कर रहा था। लेकिन आपने कहना है जो आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर होगा, वो आपकी एक्सिला की तरफ जो है वो रेडिएट कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए, अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए जिसको क्या हो रहा हो, जिसको मतलब कि आपको पैन सिस्टोलिक मरमर मिली, जिस यानी कि आप उसके अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर सुनो, और वो जो मरमर है वो आपकी लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर है, मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर है, और जब आप उस पेशेंट को कहते हो कि इंस्पायर करो, इंस्पायरेशन के ऊपर वो मरमर जो है वो कम लाउडर हो, वो आपको जो एक तरह से वो डिक्रीज हो जाए, जब आप उस पेशेंट को कहो कि ये एक्सपायर करो, और एक्सपायरेशन के ऊपर ये मरमर आपको एक तरह से लाउडर सुनाई दे, ठीक है, फिर जनाब आप उसके अंदर जब S3 साउंड सुनो, S3 साउंड सुनो, और फिर जनाब आप जो है वो उस पेशेंट के अंदर एक तरह से जो है वो लंग्स के, जब आप उसको एक तरह से लंग्स को अस्कल्टेट करोगे, जब लंग्स को अस्कल्टेट करोगे, तो आप उसकी बेस के ऊपर आप एबनॉर्मल साउंड सुनो, जिसको हम कहते हैं वाइड स्प्रेड बाई बेसिलर क्रेपिटेशन आप सुनो। ठीक है, और जब वो पेशेंट कहेगा
कि डॉक्टर साहब जब मैं सोता हूँ, जब मैं स्पाइन पोजीशन के ऊपर जाता हूँ तो मुझे सांस लेने में मसला होता है, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और जब मैं उठ के बैठ जाता हूँ तो मुझे जनाब जो एक तरह से सांस का जो मसला होता है वो ठीक हो जाता है। फिर आपने जनाब वो जो मरमर है वो एक तरह से एक्जिला की तरफ रेडिएट कर रहा हो, तो आपने कहना ये कौन सा पेशेंट होगा, ये आपका माइट्रल रीगर्जिटेशन का पेशेंट होगा। ये आपने लाजमी नोट करना है कि माइट्रल रीगर्जिटेशन का पेशेंट होगा। ये आपको लाजमी और लाजमी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर सिर्फ आपके पास इस तरह पेशेंट आ जाए ना, वो कहेंगे कि एक वुमेन है, ठीक है, मतलब कि एक वुमेन आपके पास आती है और उसकी जो एज है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक वुमेन है, ठीक है, एक औरत है या कोई भी मेल है, कोई भी पेशेंट है, उसकी जो एज है वो आप कहते हैं वो 40 ईयर है, यानी कि 40 साल है, और उसको उसके अंदर वो आपको तीन चीजें बता देते हैं, ठीक है, तीन चीजें बता देते हैं। क्या क्या बता देते हैं? वो आपको कहते हैं कि हम इसके अंदर ऑर्थोपनिया देखते हैं। क्या देखते हैं? हम इसके अंदर ऑर्थोपनिया देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम इस पेशेंट के अंदर वाइड स्प्रेड, ठीक है, क्या है कि वाइड स्प्रेड बाई बेजिलर क्रेपिटेशन देखते हैं। अब वाइड स्प्रेड बाई बेजिलर क्रेपिटेशन क्या होती है? यानी कि हम लंग्स की बेस के ऊपर एबनॉर्मल साउंड सुनेंगे। और आपका जो तीसरा चीज जो बता देते हैं वो कहते हैं कि हम इसके अंदर जो पैन सिस्टोलिक मरमर सुनते हैं। क्या सुनते हैं? हम इसके अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर सुनते हैं। तो आप बताएं इसके अंदर कौन सी, यानी कि इसके अंदर आपका क्या डायग्नोज होगा? तो आपने कहना माइट्रल रीगर्जिटेशन। क्या होगा आपका? माइट्रल रीगर्जिटेशन। क्योंकि हमने इन तीनों को एक तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अंदर आपने कहना है कि हाँ, करता हूँ तुम्हारा। तो इसके अंदर आपने कहना है कि अगर कोई यानी कि ये जो आपके हमने कहा था ना, हमने इन तीनों का डिफरेंशिएट करना है। तो आपने कहना है कि आपका जो माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी इसके अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, जबकि जो वीएसडी होगा और आपका जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा इनके अंदर आपकी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और फिर आपने कहना है कि जब भी एक पेशेंट आपके पास आए और उसके अंदर आप ये तीन चीजों देखो, यानी कि बाकी चीजें आपको ना पता है, ये तीन चीजें आप उसके अंदर देख लो, तो आपका जो डायग्नोज होगा वो माइट्रल रीगर्जिटेशन होगा। तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है इसके अंदर। अब आई होप सो कि आपको माइट्रल रीगर्जिटेशन की समझ आ जाएगी कि आपको माइट्रल रीगर्जिटेशन को आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, यानी कि जो आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का मरमर है उसका क्या सीन होता है। देखो वही बात कि आपका जो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का जो मरमर होगा वो आपका कौन सा सुनेंगे आप? एक तरह से होलो सिस्टोलिक, यानी कि जो आपका एक तरह से होलो सिस्टोलिक जब पैन सिस्टोलिक जो मरमर होगा वो आपको सुनाई देगा। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है कि ये हमारे पास जो है वो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का जो पेशेंट है, आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होगा इसके अंदर क्या चीज होगा। एक तो आपने कहना है ये जो मरमर होगा ना ये हम कहाँ पे सुनेंगे? हम जो आपका ट्राइकस्पिड एरिया होगा, यानी कि जो आपका ट्राइकस्पिड एरिया होगा वहां पे सुनेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर आपका ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ पे होता है? आपने कहना है कि जो आपकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है आपकी लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, यानी कि जो स्टर्नम की जो लेफ्ट साइड होगी, जो आपकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी। और कभी कभार आप कहते हैं कि आपकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल बॉर्डर, ठीक है, यानी कि पैरास्टर्नल बॉर्डर जो आपके स्टर्नम के साथ वाला बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं पैरास्टर्नल बॉर्डर। तो आपने कहना कि ये जो मरमर होगा ये हम कहाँ पे सुनेंगे? आपका ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, जब पैरास्टर्नल जो बॉर्डर है वहां पे हम सुनते हैं। ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि क्योंकि ये आपके राइट साइड का मरमर है, ठीक है, यानी कि ये जो मरमर होगा ये आपके राइट साइड का मरमर है। तो आपने कहना कि ये जो मरमर होगा जब हम उस पेशेंट को कहेंगे कि इंस्पायर करो, ठीक है, जब वो इस पेशेंट को कहेंगे इंस्पायर करो, तो इंस्पायरेशन के ऊपर आपको ये जो मरमर होगा ये आपको लाउडर सुनाई देगा, ठीक है, ये आपको क्या सुनाई देगा? आपको लाउडर सुनाई देगा। लेकिन फिर जब हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप एक्सपायर करो ऑन एक्सपायरेशन, जब हम एक्सपायरेशन कहेंगे करेंगे, तो आपको पता है कि हमने कल भी पढ़ा था कि एक्सपायरेशन के ऊपर क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड के मरमर होते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड के जो मरमर होते हैं वो लाउडर हो जाते हैं, जबकि इंस्पायरेशन के ऊपर जो यानी कि एक्सपायरेशन के ऊपर जो राइट साइड के जो मरमर होते हैं वो आपके मतलब कि थोड़े कम लाउडर होते हैं, वो आपको डिक्रीज हो जाते हैं। जबकि एक्सपायरेशन के ऊपर जो एक लेफ्ट साइड के जो मरमर होते हैं वो एक तरह से लाउडर हो जाते हैं, और इंस्पायरेशन के ऊपर जो है अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो राइट साइड के जो मरमर होते हैं वो आपको लाउडर सुनाई देते हैं। तो अब जो आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का मरमर है वो आपके किसका है? वो आपके राइट साइड का है ना। तो आपने कहना कि इंस्पायरेशन के ऊपर क्योंकि आपका राइट साइड के जो मरमर्स होते हैं, जबकि राइट साइड का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, तो आपने कहना इंस्पायरेशन
के ऊपर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर हम लाउडर सुनेंगे, जबकि वो वाला हम एक्सपायरेशन के ऊपर जो है वो लाउडर सुन रहे थे। तो जब ये वाला जो मर्मर होगा ये एक्सपायरेशन के ऊपर हमें जो है वो स्लोअर होगा, यानी कि एक तरह से डिक्रीज होगा। तो ये आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। दूसरा, जब हम इस जो जो आपका ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का जो पेशेंट होगा, जब हम इसकी जेवीपी देखेंगे, यानी कि जो आपकी जेवीपी देखेंगे, तो आपको पता है कि जो आपका जेवीपी होता है वहां पे हम जो है वो कौन सी वेव देखेंगे, तो आपने कहना कि हम जो प्रोमिनेंट वेव होगी वो वी वेव होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी प्रोमिनेंट वी वेव देखेंगे। ठीक है, हम प्रोमिनेंट वी वेव देखेंगे, जबकि जो आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन का है वहां पे हम लंग्स की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, S3 साउंड सुनेंगे, लेकिन उसमें वी वेव नहीं देखेंगे। लेकिन इसके अंदर हम जब वो प्रोमिनेंट वी वेव आपकी जो है वो जेवीपी के ऊपर देखेंगे। ये आपने लाजमी और लाजमी याद करना है। इसके अंदर आपने कहना है कि जो अगर हमारे पास एक पेशेंट आ जाए जिसके अंदर आपको पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे, और वो जो मर्मर है वो आपको आपकी एक तरह से ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम यानी कि पैरास्टर्नल बॉर्डर के ऊपर सुनाई दे, और जब आप उस पेशेंट को कहो कि इंस्पायर करे, ठीक है, जब आप उस पेशेंट को कहो कि इंस्पायर करे, इंस्पायरेशन के ऊपर वो जो आपका मर्मर है वो लाउडर हो जाए, और एक्सपायरेशन के ऊपर वो मर्मर आपका डिक्रीज हो जाए, और जब आप जेवीपी देखो तो जेवीपी के ऊपर आपका जो मर्मर है वो जेवीपी के ऊपर जो आपको प्रोमिनेंट वी वेव दिखाई दे, तो आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होगा ये आपका ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का होगा। तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के ऊपर और आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन जो होता है उसको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब जो आपका दूसरा होता है मर्मर आपका जो है वीएसडी का, यानी कि जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होगा, इसके अंदर क्या सीन होता है, इसके हमने कैसे देखना है। आपने कहना है कि जो वीएसडी होता है ना, इसके अंदर भी हम कौन सा मर्मर सुनेंगे, इसके अंदर भी हम आपके एक तरह से होलो सिस्टोलिक मर्मर सुनेंगे। कौन सा आपका होलो सिस्टोलिक, जो आपका पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनेंगे। ठीक है, होलो सिस्टोलिक जो आपके एक तरह से पैन सिस्टोलिक जो मर्मर होता है वो सुनते हैं। लेकिन आपने एक चीज जो याद करनी है ना, ये जो आपका वीएसडी का जो मर्मर होता है, यानी कि जो आपका वीएसडी का मर्मर होता है, इसके अंदर भी हम ये जो मर्मर होगा ये आपका ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर सुनेंगे। यानी कि जो आपका ट्राइकस्पिड एरिया होता है ना, जो मतलब कि आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर या पैरास्टर्नल बॉर्डर होता है वहां पे हम सुनेंगे। ठीक है, लेकिन हमने इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि आपका ट्राइकस्पिड और आपका वीएसडी से। आपने याद रखना है कि जो आपका वीएसडी के जो मर्मर होते हैं ना, एक तो इसके अंदर आपका होलो सिस्टोलिक और पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनते हैं, लेकिन हम इसके अंदर आपका सिस्टोलिक मर्मर भी सुनते हैं। यानी कि दो तरह के मर्मर होते हैं, एक पैन सिस्टोलिक और आपके एक तरह से दूसरा जो मर्मर हम सुनेंगे ना वो आपके एक तरह से सिस्टोलिक मर्मर भी सुनते हैं। वो कैसे सुनते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होगा इसका इंस्पायरेशन के ऊपर कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि ये जो आपका मर्मर होगा ना, ये आपकी चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है, यानी कि चाहे इंस्पायरेशन हो, ऑन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, ऑन इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, आपकी इस मर्मर के ऊपर कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज। तो आपने कहना ये आपका वीएसडी का होगा। यानी कि अगर आप उस पेशेंट को कहते हो कि इंस्पायर करो और इंस्पायरेशन के ऊपर अगर वो मर्मर ज्यादा हो जाए और आपको जो है वो प्रोमिनेंट वी वे मिले जेवीपी के ऊपर, ठीक है, फिर आप जब उस पेशेंट को कहोगे एक्सपायर करे, एक्सपायरेशन के ऊपर वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ये आपने कहना है। लेकिन अगर आप एक आपके पास पेशेंट आ जाए जो आपका क्या होलो सिस्टोलिक मर्मर आप सुनते हो या उसके अंदर आपका सिस्टोलिक मर्मर सुनते हो, लेकिन वो हो तो ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर, लेकिन इंस्पायरेशन के ऊपर और एक्सपायरेशन के ऊपर उस मर्मर के ऊपर कोई चेंज ना आए, तो आपने कहना ये आपका वीएसडी का होगा। ये आपका किसका होगा, ये आपका वीएसडी का होगा। अब यानी कि जो वीएसडी होता है इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका वीएसडी होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है कि ये आपका हार्ट है, इसके अंदर आपका क्या होता है कि ये आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो आपके दोनों आपके वेंट्रिकल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होता है कि आपका एक सुराख होता है जिसको हम कहते हैं वीएसडी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेंटल एनोमली ऑफ द हार्ट, यानी कि जो बाय बर्थ जो मोस्ट कॉमन कॉन्जेंटल एनोमली होती है बच्चों के अंदर वो कौन सी होती है, वो आपने कहना वीएसडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर आपसे पूछते हैं कि वीएसडी के अंदर हम कौन सा मर्मर सुनते हैं, तो आपने कहना वीएसडी के अंदर हम आपका होलोसिस्टोलिक, आपका पैन सिस्टोलिक प्लस आपका जो सिस्टोलिक मर्मर होते हैं वो सुनते हैं। अब कैसे सुनते हैं ये अभी हम जब देखते हैं। देखो जब आपका वीएसटी होता है ना, इसमें आपको पता है कि आपका लेफ्ट टू राइट शंट होता है।
क्या होता है कि आपका लेफ्ट टू राइट शंट होता है। यानी कि क्या होता है कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो यहाँ से आपके किधर जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। जब हम दोबारा भी पढ़ेंगे, जब हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो क्या होता है कि आपके जो राइट वेंट्रिकल्स होता है इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। जब इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और ऊपर से भी आ रहा होता है आपके राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू, तो अब जो आपका यहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक है और आपका जो एक तरह से पल्मोनिक वाल्व है, अब जो आपका जो राइट वेंट्रिकल्स होगा, ये अब जब इसके अंदर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आएगा, तो ये अब जो है वो ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिस्टोल करेगा, यानी कि क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। जब ये सिस्टोल करेगा तो ये आप बड़ी फोर्स के, बड़ी तेजी के साथ आप ये ब्लड वॉल्यूम को आपके पल्मोनरी ट्रंक के अंदर पुश कर देगा, पंप कर देगा। तो इसलिए आपने कहना है जो आपका आपका वीएसडी होता है, एक तो हम इसके अंदर होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर देखते हैं, दूसरा आपने कहना है इसके अंदर हम एक तरह से सिस्टोलिक मरमर भी देखते हैं। और चाहे वो पेशेंट जो वो इंस्पायर करे, चाहे वो एक्सपायर करे, तो उसके ऊपर ये मरमर चेंज ना हो तो आपने कहना ये आपका वीएसडी का होगा। दूसरा, ये आपका जो वीएसडी का पेशेंट होगा ना, इसकी जो एज होगी, ठीक है, इसकी जो एज होगी वो मतलब कि आपकी कम होगी, यानी कि एज जो होगी वो एक तरह से हो सकती है कि 6 साल हो, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट उसकी 6 साल हो सकती है, या हो सकती है कि ये जो पेशेंट हो इसके अंदर जो एज है वो आपकी तकरीबन और तकरीबन 5 साल हो। क्यों? क्योंकि जो आपका वीएसडी होता है ना, ये बाय बर्थ होता है, ठीक है, यानी कि बाय बर्थ होता है, यानी कि कॉन्जेनिटल होता है। ये आपने याद रखना है कि इसको आपने पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, यानी कि इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, और इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिर जो आपने एज के ऊपर आना है, ये जो पेशेंट होगा इसके अंदर जो वीएसडी होता है वो बाय बर्थ होता है, यानी कि ये बच्चा होगा एक, यानी कि जो बच्चा होगा उसकी जो एज वो आपको बताएंगे ना, वो आपकी 6 साल या 5 साल बताएंगे। फिर वो आपको जो है वो कुछ आपके और भी आपको जो है वो क्ल्यू देंगे, कौन कौन से, वो कहेंगे कि यार ये जो वीएसडी वाला पेशेंट होगा ना, इसको वो कहेंगे एक तो बाय बर्थ था, दूसरा हमने जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी? हमने आपकी एक तरह से पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, ठीक है, यानी कि जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, उस डाउन सिंड्रोम में हमने डिटेल से पढ़ा था ये सारी चीजें। तो उसके अंदर भी हम आपका वीएसडी देखते हैं, क्या देखते हैं, वीएसडी देखते हैं। या आपको पता है कि जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, उस पटाउ सिंड्रोम के अंदर भी हम क्या देखते हैं, आपका वीएसडी देखते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास पेशेंट आ जाए, ठीक है, नहीं नहीं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हम ये नहीं देखते। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में आपका आपका जो है वो आपका जो है लाइक पीडीए वो हम देखते हैं। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नहीं आता। तो आपने कहना कि क्या होता है कि अगर वो पटाऊ सिंड्रोम हो, ठीक है, उसके अंदर भी हम देखते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर एक पेशेंट, एक बच्चा है, उसका जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, उसका जब शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है, तो हम वो एक तरह से उसकी जो वॉइस होती है ना, वो बहुत मतलब कि बहुत मतलब कि बारीक से वो चिल्लाता है, ठीक है, यानी कि इस तरह जैसे वो कैट लाइक उसकी क्राइंग होती है। तो उसको हम क्या कहते थे, क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम। अभी भी जब आप बायोकेमिस्ट्री खोलोगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्राई ड्यू चैट जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, वीएसडी देखते हैं, ठीक है। फिर आपने कहना है कि कुछ आपके इन्फेक्शन होंगे, कौन कौन से, आपकी जो साइफिलिस होता है, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम करवाता है, वो उसके ये आपकी हिस्ट्री दे सकते हैं। फिर आपने कहना है कि जो आपका साइटोमेगेलो वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस भी आपको जो है ये वीएसडी करवाता है। और आपका जो एचआईवी है, ठीक है, ये भी आपको क्या करवाता है, ये भी आपको एक तरह से जो है वीएसडी करवाता है। तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है कि इसके अंदर ये वो आपको जो है, एक तो वीएसडी का जो पेशेंट होगा वो बच्चा होगा, उसकी जो एज होगी वो 6 साल या 5 साल आपको देगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक मरमर देखेंगे। फिर हम इसके अंदर सिस्टोलिक मरमर भी देखेंगे। होगा तो ये ट्राई कस्पेट एरिया के ऊपर हम सुनेंगे, ठीक है। लेकिन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ऊपर ये जो मरमर होगा ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। तो ये आपने लाजमी और लाजमी इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है कि हम इस पेशेंट के अंदर जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं या जितने भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहना जो माइटल रिगर्जिटेशन का जो पेशेंट होगा, आपने कहना कि आपका इसके अंदर होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर हम देखेंगे, ठीक है, हम सुनेंगे। फिर आपने कहना कि जब ये होगा, ये हमें लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर सुनाई देगा। फिर आपने कहना ये हमें एक्सपायरेशन के ऊपर ज्यादा सुनाई देगा, इंस्पायरेशन के ऊपर कम सुनाई देगा। और इसमें अंदर हमें S3 साउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि S3 साउंड जो वेंट्रिकल गैलप हमें जो है वो सुनाई देगा। फिर आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होगा माइट्रल रिगर्जिटेशन का, इसके अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है हम उसकी बेस के ऊपर जो है वो बाई बेजिलर क्रेपिटेशन सुनेंगे। और जब ये पेशेंट हमारे पास आएगा, ये कहेगा कि मुझे अर्थोपनिया होता है,
और फिर जनाब ये कहता है कि जब मैं मतलब कि बैठता हूँ तो ये मेरा जो एक तरह से जो अर्थोपनी वाली कंडीशन है ये ठीक हो जाती है। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कहता है कि मतलब कि जब आप अस्कल्टेट करते हो तो ये मरमर जो है जबकि एक्सिला की तरफ रेडिएट करता है, तो आपने कहना जब आपका माइट्रल रीगर्जिटेशन क्या है, अगर आपके पास पेशेंट आ जाए, ठीक है, उसके अंदर आप ऑर्थोपनिया देखो, उसके अंदर जो है वो आप बाई बेजल कैपिटेशन देखो, उसके अंदर आप पैन सिस्टोलिक मरमर देखो, तो आपने आंखें बंद करके जो अपना एमसीक्यूज पिक करना है वो माइट्रल रीगर्जिटेशन का होगा। किसका? माइट्रल रीगर्जिटेशन का। और आपने रेडिएट्स टुवर्ड द एक्सिला ये भी आपने याद रखना है। अगर आपके पास पेशेंट आ जाए जिसके अंदर आप होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर सुनोगे और आप फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर सुनते हो, पैरास्टर्नल बॉर्डर के ऊपर सुनते हो, और वो एक्सपायरेशन के ऊपर कम हो जाता है और इंस्पायरेशन के ऊपर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो और जेवीपी को जब आप देखते हो, जेवीपी को जब आप देखते हो तो जेवीपी के ऊपर आपको प्रोमिनेंट वी वेव मिलती है, और आपने आंखें बंद करके जिस एमसीक्यूज को पिक करना है वो आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का होगा। अगर आपके पास पेशेंट आ जाए और वो बच्चा हो, उसकी एज 4 से 5 साल हो, आप उसके अंदर पैन सिस्टोलिक, होलो सिस्टोलिक या सिस्टोलिक मरमर सुनते हो, ठीक है, और वो आप ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर सुनते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो जनाब आपका जब उसको आप कहते हो इंस्पायर करो या एक्सपायर करो, उसके ऊपर कोई भी उसके जनाब मरमर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और अगर वो आपको कहेगा कि इसके अंदर जो वो आपको डाउन सिंड्रोम की जो है हिस्ट्री दे सकता है, यानी कि ये बच्चा जो है वो बाय बर्थ हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम की हिस्ट्री दे सकता है, आपका जो है वो आपका जो क्राइड यू चैट सिंड्रोम है उसकी हिस्ट्री दे सकता है, या कोई भी वायरस का अगर आपको क्ल्यू दे दे, ठीक है, किसी भी वायरस का, तो आपने आंखें बंद करके जिसको आपने पिक करना है वो अपने कहने का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी जो वीएसडी का होगा आपने उसको पिक करना है, ठीक है। और वीएसडी अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन जो कोंजेंटल या बाय बर्थ जो आपकी हार्ट की एनोमली होती है वो कौन सी होती है, वो अपने कहना आपका वीएसडी होती है। तो ये अपने लाजमी और लाजमी इन चीजों को जो है वो रूल आउट करना है। दूसरा उसने लिखा हुआ है कि आपका जो है ये जो जब ज्यादा आपके लार्जर वीएसपीज होंगे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये आपको पता है कि जब उस मतलब कि जो होल होगा वो बड़ा होगा तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि वो कम टकराएगा, ठीक है। तो वो जब इसका मतलब जो होल होगा वो कम होगा तो आप ये ज्यादा इसके लीफलेट्स के साथ टकराएगा तो वो ज्यादा में जो है वो लाउड सुनाई देगी। तो ये अपने जो है लाजमी और लाजमी जो है इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि माइट्रल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट को। आप मुझे जल्दी से बता दें ये तीनों आपको क्लियर है, इसमें किसी का कोई मसला तो नहीं है ना? यानी कि आप इसमें किसी का किसी भी किस्म का किसी का कोई भी मसला है तो जल्दी से बता दें। सबको अच्छी तरह ये क्लियर हो गया ना? जल्दी से बताएं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होता है आपका एक तरह से, अब हम एक तरह से हाँ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस यानी उसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जिसको डिस्कस करेंगे मतलब जो दूसरे है ना वो थोड़े से ज्यादा हैं, तो मैं पहले आपको जो वो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस को हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है यानी कि डक्टस आर्टीरियोसस क्या होता है कि आपकी जो दो दो आपकी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो दो आपकी आर्टरीज होती हैं उनके दरमियान जो एक डक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं। और जब वो एक तरह से मतलब कि जब वो मतलब कि दोबारा से खत्म ना हो जाए, ठीक है, तो वो जब एक तरह से परसिस्ट करे आप मतलब कि बर्थ के बाद भी वो बच्चे के अंदर परसिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ना, इसमें जो जब वो डक्टस आर्टीरियोसस होता है तो इसमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है। कहाँ से? आपका राइट टू लेफ्ट शंट होता है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही बताया था कि बिफोर बर्थ आपका कौन सा शंट होता है और आफ्टर द बर्थ कौन सा शंट होता है। तो आपने कहना बिफोर बर्थ आपका राइट टू लेफ्ट शंट होता है और डक्टस आर्टीरियोसस बिफोर बर्थ होता है तो आपने कहना सिर्फ डक्टस आर्टीरियोसस में राइट टू लेफ्ट शंट होता है। लेकिन अगर आपका पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस आ जाता है तो ये आफ्टर द बर्थ हो जाएगा और आफ्टर द बर्थ आपको पता है कि क्या होता है कि आपका एक तरह से लेफ्ट टू राइट शंट होता है। कहां से? आपका लेफ्ट टू राइट शंट होता है। ये आपने नोट करना है। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस होता है ना, अगर बर्थ के पहले 12 घंटे के अंदर हो, ठीक है, बर्थ के पहले 12 घंटे के अंदर आपको ये पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस मिले तो ये आपका फिजियोलॉजिकल होता है। ये आपका क्या होता है? फिजियोलॉजिकल होता है। अगर 12 घंटे के बाद मिले तो ये क्या होता है? ये आपका पैथोलॉजिकल होता है। इसकी रीजन मैंने आपको बताई हुई है। अब इसके अंदर अब हम आते हैं
अब जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का जो पेशेंट है, जो पीडीए का पेशेंट है, आपने इसको कैसे एक तरह से जो है वो डायग्नोज करना है और आपके एमसीक्यूज को कैसे आपने पिक करना है। देखो जब भी आपके पास पेशेंट आ जाए, ठीक है, जब भी आपके पास पेशेंट आ जाए जिसको क्या हो, जिसको वो कहेगा कि बाय बर्थ, यानी कि ये चीजें इंक्लूड कर सकता है, यानी कि वो कहे कि बाय बर्थ इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को ब्लाइंडनेस है, ठीक है, इस पेशेंट को क्या है, इसको बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है। जब वो कहेगा इस पेशेंट को बाय बर्थ कैटरैक्ट्स है, ठीक है, क्या है, कैटरैक्ट्स है, यानी कि उसको मोतिया है, ठीक है, जो हम मोतिया कहते हैं। यानी कि जब वो कहेगा कि एक बच्चा हमारे पास आता है, उसको बाय बर्थ क्या है, ब्लाइंडनेस है, जो उसको कैटरैक्ट्स है। फिर वो कहता है कि इस पेशेंट को क्या है कि बाय बर्थ, ठीक है, यानी कि क्या है, बाय बर्थ इस पेशेंट को क्या है, डीफनेस है, क्या है, एक तरह से डीफनेस है, यानी कि बेरापन है। जब वो कहते हैं कि बाय बर्थ इसके अंदर जो है वो जो इनर एयर है, जो इनर एयर है वो क्या है, वो डैमेज है, वो डैमेज है। और ये जो पेशेंट आता है हमारे पास, इसके अंदर हम एक मरमर सुनते हैं, एक मरमर सुनते हैं, और वो जो मरमर है वो कंटिन्यूअस, यानी कि जो कंटिन्यूअस है, यानी कि चाहे वो का सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हम सुनते हैं। और वो जो मरमर है वो किस तरह के, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर, कौन सा है, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर है, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर है। अब ये जो कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर है, ये हम लाउडेस्ट सुनते हैं, कहाँ पे लाउडेस्ट, आपका लाउडेस्ट सुनते हैं, आपने कहना जो आपकी लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया होता है, जो लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया होता है, ठीक है, यानी जो लेफ्ट साइड पे जो आपका क्लेविकल होती है, उस क्लेविकल के नीचे, फॉर एग्जांपल आपको पता है ये आपका स्टर्नम है और ऊपर आपकी क्या है, क्लेविकल होती है। तो जो लेफ्ट साइड होती है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड है, तो जो स्टर्नम के थोड़ा सा नीचे लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया, तो वहां पे हम क्या सुनते हैं, आपके एक तरह से ये वाली जो साउंड है ये लाउडेस्ट सुनते हैं, ठीक है। तो आप बताएं इसके अंदर कौन सा वायरस होगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन सा सिंड्रोम होगा। अब आपने जो है वो एमसीक्यूज के इस तरह पिक करना है। देखो अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए, वो कहेगा, मतलब कि एक पेशेंट आए, वो मतलब उसकी हिस्ट्री कुछ ये बताए कि ये पेशेंट हमारे पास आया है, इसको बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है, डीफनेस है, और जब हम इसको अस्कल्टेट करते हैं, अस्कल्टेशन के ऊपर हमें कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर सुनते हैं, और वो लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर जो एरिया होता है वहां पे हमें लाउडेस्ट सुनाई देता है। तो बताएं इस पेशेंट को कौन सा सिंड्रोम है। तो आपने क्या, इसको जो है वो आपका कोंजेंटल रूबेला सिंड्रोम, यानी कि क्या है, आपका कोंजेनिटल कोंजेंटल रूबेला सिंड्रोम है, ठीक है, कोंजेंटल रूबेला सिंड्रोम। आपकी इन्फेक्शियस डिजीज का जब हम पढ़ेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जो मतलब कि जब सिस्टम कंप्लीट करके, ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि सिस्टम ही हमारा माशाल्लाह जो है वो कैसे कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हमें मतलब कि टाइम मिला तो हम जरूर पढ़ेंगे इसको। तो आपने कहना कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम होता है, जब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जर्मन मीजल, क्या होता है कि आपके तरफ से जर्मन मीजल इसको कहते हैं। या इसको आपने कहना है, या तो वो कहेगा कि ये क्या है, आपने कहना कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम, या आपने कहना इसको जर्मन मीजल्स कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रूबेला वायरस होता है ना, इसकी ये एबिलिटी होती है, ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है और आपके बच्चे के अंदर चला जाता है, और उसके जो वो तीन इंपॉर्टेंट जो एरिया होते हैं उसको डैमेज करते हैं, आपके इनर एयर को और आपके हार्ट को और आपकी जो है वो आंखों को जो है वो डैमेज करते हैं। इस वजह से आपने कहा इसको है कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। या फिर वो कहेगा कि ये जो पेशेंट है, ठीक है, यानी कि ये जो पेशेंट है, इसके अंदर मतलब कि हम कौन सी हार्ट की एनोमली देख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हम हार्ट की कौन सी एनोमली देख रहे हैं, तो आपने कहना पीडीए। अगर वो हार्ट के बारे में सिर्फ पूछे तो आपने कहना पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। अगर वायरस के बारे में पूछे तो आपने कहना रूबेला वायरस करवा सकता है, ठीक है। अगर वो कहे कि अगर वो इस तरह हिस्ट्री दे दे कि यानी कि ये जो पेशेंट है ये मतलब कि कुछ पठान है, मतलब कि पठानों की हिस्ट्री दे देता है, यानी कि वो कहता है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहता है, ठीक है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहता है, यानी कि बहुत जनाब ये जो बच्चा है इसकी जो मदर थी वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहती थी, यानी कि पहाड़ों के ऊपर रहती थी। और आपको पता है, या फिर वो कहता है कि ये जो बच्चा है ये जो बच्चा है इसकी ये प्री मेच्योरिटी है, यानी कि ये जो बच्चा है ये वक्त से पहले जनाब इसकी जो है वो एक तरह से डिलीवरी हो गई है। तो फिर आप ये बताएं इसके अंदर कौन सी हार्ट की एनोमली हो सकती है, तो आपने कहना है पीडीए। आपने इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है। यानी कि अगर वो कहेगा कि हम इसके अंदर जो है वो एक तरह से रुबेला, यानी कि ये बता सकता है सारी चीजें ऊपर जो मैंने आपको बताई हैं। फिर वो कहता है कि ये जो आपका पेशेंट है ये इसकी जो मदर थी ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहती थी, या ये जो पेशेंट है ये बच्चा है इसकी जो बर्थ हुई है ना वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर हुई है, यानी कि कहीं पहाड़ों के ऊपर हुई है। फिर वो कहता है कि यानी कि ये जो पेशेंट है इसकी जो वो वक्त से पहले बर्थ हो चुकी है, प्री मेच्योरिटी हो चुकी है, यानी कि प्री मेच्योर जो है ये पेशेंट जो है वो एक तरह से जो बच्चा है ये पैदा हुआ है। तो अब हम जो है इसकी कौन सी ऐसी एनोमली देखेंगे आपके हार्ट के अंदर,
तो आपने और उसके अंदर ये बताए कि आपको कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर है, तो आपने कहना पीडीए। कौन सा पीडीए? क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड होगा और प्री मेच्योरिटी होगी ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आपका जो डक्टस आर्टीरियोसस होगा वो क्लोज नहीं होगा। जब वो क्लोज नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप बता रहे थे कि आपका जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो आपका फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी आपको जो है ये करवा सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। उसके अलावा हमने पढ़ी थी आपकी एंटी सीजर ड्रग फार्मा में, तो एंटी जो सीजर ड्रग होती है लाइक फेनिटोइन कार्बामेजिपिन जो होती है, ठीक है, ये भी आपको करवा सकती है। ये आपने लाजमी याद रखना है। जो भी आपकी एंटी सीजर ड्रग होती है ना, वो आपको कोई भी ऐसी, क्योंकि वो टेराटोजेनिक होती है, तो आपको ये सारा करवा सकती हैं। लेकिन फिर मैंने आपको उसका हाल भी बताया था कि आपकी जो एंटी सीजर ड्रग होती हैं वो आपका जो फोलिक एसिड को कम करती है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको जब फोलिक एसिड ज्यादा दे देंगे तो मतलब ये वाली चीजें हमारे पास नहीं आएंगी। तो आपने इस तरफ आपका जो पीडी होता है इसमें मतलब कि पेशेंट होगा, इसके अंदर कौन सा मरमर देखेंगे, और इसके अंदर जनाब आपका एक तरह से जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं वो आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। यानी कि अगर वो आपको इस तरह एमसीक्यूज दें कि एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो बाय बर्थ उसकी ब्लाइंडनेस है, उसको कैटरैक्ट्स है, बाय बर्थ उसको डीफनेस है, और उस पेशेंट के अंदर हम कॉन्टिन्यूस मशीन लाइक मरमर सुन रहे हैं, ठीक है, और वो आपका लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया के ऊपर है, तो बताएं इसके अंदर कौन सा सिंड्रोम होगा? अगर इस तरह पूछें तो आपने कहना कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम या जर्मन मीजल्स, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फीटल सर्कुलेशन में भी। फिर आपने कहना है अगर वो कहें कि ये पेशेंट हमारे पास इसी तरह आता है, यानी कि उसको वो ब्लाइंडनेस ना कहें, डीफनेस ना कहें, लेकिन वो कहता है कि ये जो बच्चा है ना, ये मतलब कि हम उसके अंदर कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर सुनते हैं, यानी कि जो पहली दो फाइंडिंग है, यानी कि आपकी ईयर वाली या आपकी आई वाली, ये नहीं बताते। फिर वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आया है, ठीक है, इसके अंदर मशीन कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर सुनते हैं, और लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया के ऊपर हम लोडर सुनते हैं, ये बता दें आपको। फिर वो कहते हैं कि यार ये जो पेशेंट है, ये जो बच्चा है, ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर यानी कि पहाड़ों के ऊपर इसकी जो है एक तरह से बर्थ हुई है, और ये या फिर बता दें कि ये प्री मेच्योर जो बच्चा है ये पैदा हुआ है, तो आपने कहना इसको जो है वो पीडीए है, यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस है, तो ये आपने लाजमी और लाजमी कहना है। फिर अंदर इसके लिए और कौन कौन सी काजेज हो सकती है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और एंटी सीजर ड्रग, ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है इसको पिक करना है। अब आई होप सो कि आपको पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, और इसके में जितने भी एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इम्पोर्टेंट एम्स जो आपका एक से मरमर डिस्कस करेंगे ना, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन है भी आसान। अगर आप समझो तो आप मतलब इसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अगर आप इसको रट्टा लगाओगे तो वो मैं आपको रट्टा भी लगवा दूंगा, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका माइट्रल स्टीनोसिस का। कौन सा? आपका माइट्रल स्टीनोसिस। कि जो माइट्रल स्टीनोसिस होता है इसके अंदर क्या सीन होता है, हम इसके अंदर कौन सा मरमर सुनते हैं, और इसकी सारे क्या सीन होता है। देखो माइट्रल स्टीनोसिस का जो मरमर है इसको अपने लाजमी और लाजमी समझना है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लाइक इसके अंदर जो मतलब कि अगर चीजें हैं वो तो याद करने के लिए तो बहुत आसान है, आप उसको इजीली याद कर सकते हो, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर आपको रट्टा मरवाऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ था। अब माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर आपको पता है कि जो आपका माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका माइट्रल वाल्व होता है वो क्या हो जाता है? वो स्टीनोज हो जाता है, यानी कि उसका जो एक तरह से अंदर जो सरफेस एरिया होता है या जो उसके अंदर एक तरह से कैविटी होती है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि आपको जो एक तरह से ये आपका क्या है कि इसके अंदर हम दोनों मतलब कि लेफ्ट साइड को ही बनाएंगे, ठीक है, आपको समझाने की आपकी लेफ्ट साइड ही बनाएंगे। इसके अंदर आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये आपका आपका एक तरह से लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका एक तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब इसको माइट्रल स्टीनोसिस को आपने लाजमी समझना है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको जहाँ पे समझना है आपने लाजमी पूछ लेना है। अब ये जो माइट्रल स्टीनोसिस होता है इसमें आपका फर्ज है, ये आपका नॉर्मल माइट्रल एरिया, आपका माइट्रल वाल्व है, ये जो आपका माइट्रल वाल्व है ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाल्व है, यानी जो दूसरा आपका माइट्रल वाल्व है, इसके अंदर थोड़ी सी क्या हो चुकी है? स्टीनोज हो चुका है। क्या हो चुका है? ये अंदर से नैरो हो चुका है, इसके जो लीफलेट्स हैं वो नैरो हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो माइट्रल स्टीनोसिस, हम किस बेस पे कहेंगे कि इसके अंदर माइट्रल स्टीनोसिस हो चुकी है? तो मैंने बताया था जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, जो एओर्टिक वाल्व का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? वो मैंने आपको बताया था कि आपका तकरीबन जो है वो 3 से 4 या 4 से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, यही बताया था ना।
फिर उस लिहाज से मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जब उससे कम हो जाएगा उसका सरफेस एरिया, ठीक है, आपके 3 से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर से, उसको हम एओटिक स्टीनोसिस कहेंगे। लेकिन आपने कहना है कि जो आपका माइट्रल एरिया होता है या माइट्रल वाल का जो सरफेस एरिया होता है, जो नॉर्मली होता है, वो आपका तकरीबन, आपने कहना है कि आपके 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? आपने कहना है कि जो आपका होता है ना ये वाला माइट्रल एरिया, या माइट्रल जो आपका हार्ट, आपका माइट्रल वाल्व होता है, इसके अंदर जो एक तरह से नॉर्मल आपका इसके अंदर एरिया होता है, वो आपने कहना है कि आपका 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर जब आपका ये जो एरिया होता है, यानी कि जब माइट्रल जो वाल्व होता है, इसका जब एक तरह से सरफेस एरिया जो है वो आपका 4 से 6 या 4 से आपका आपके 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाए, यानी कि कम हो जाए, इसका जो सरफेस एरिया या इसके अंदर जो ल्यूमन है या इसके अंदर जो कैविटी है वो 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको माइट्रल स्टीनोसिस कह देंगे। सिंपली इसको हम क्या कह देंगे? माइट्रल स्टीनोसिस कह देंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि जब आपका ये जो आपका ल्यूमन है, ठीक है, जब आपकी माइट्रल स्टीनोसिस जो है वो आपका 1.5, यानी कि 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो आपका माइट्रल वाल्व है, जब उसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि जो उसके अंदर जो ल्यूमन है, जो कैविटी है, वो आपकी 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो हम इसको कहेंगे सवियर, ठीक है, यानी कि आपकी सवियर माइट्रल स्टीनोसिस कहेंगे। ये आपने नोट करना है। लेकिन अगर ये जो आपका सरफेस एरिया है इसका, वो आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, तो आपने कहना ये क्रिटिकल क्या है? कि ये आपका क्रिटिकल माइट्रल स्टीनोसिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप फ्यूचर में जब कोई पेशेंट आपके पास आता है ना, तो आपने जो है वो डिसाइड करना होता है कि हम इसके अंदर जो है वो बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी कर दें, यानी कि एक मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको कि हम इस पेशेंट के अंदर इस माइट्रल एरिया को खोलने के लिए, इस माइट्रल वाल्व को ओपन करने के लिए हम इसके अंदर जो है वो बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी कर दें, यानी कि उसको कहते हैं परक्यूटेनियस, आपका परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वाल्वोटोमी, वो हम पढ़ेंगे। या फिर हम इस पेशेंट के अंदर वो पूरे का पूरा जो वाल्व है उसको रिप्लेस कर दें, तो आपने उसकी ये स्टीनोसिस के अंदर उस ये वाला जो सरफेस एरिया होता है इसको डिसाइड करके बताना होता है। और साथ एक और मतलब कुछ एक्सेप्शन केस आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट पे। तो उसके ऊपर आपने डिसाइड करना होता है कि हमने इसके बैलून वाल्वोटोमी करनी है, या हमने पूरे का पूरा जो वाल है उस वाल को एक तरह से रिप्लेस करना है, यानी कि आर्टिफिशियल वाल इसके अंदर डालना है। तो वो इस बेस के ऊपर आप कहते हो। सिंपली आपने कहना है कि यार माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल जो माइट्रल एरिया होता है या माइट्रल वाल का जो सरफेस एरिया होता है या उसकी एक तरह जो अंदर कैविटी होती है ना, वो आपकी 4 से 6 आपकी एक तरह से स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। जब वो 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाएगी, थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, तो आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होगा ये माइट्रल स्टीनोसिस का होगा। जब वो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगी, तो फिर आपने कहना ये सवियर माइट्रल स्टीनोसिस का पेशेंट है। जब वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगी, तो आपने कहा ये क्रिटिकल माइट्रल स्टीनोसिस का पेशेंट है। ठीक है जी, आपने इसके अंदर नोट करना है। अब हमारे पास जो पेशेंट है उसको हम लेकर चलेंगे आपकी सीवियर माइट्रल स्टीनोसिस का, जहां से हम स्टार्ट करेंगे और आप आगे जाएंगे कि सीवियर माइट्रल स्टीनोसिस का हमारे पास पेशेंट आया है, तो हमारे इसके अंदर क्या सीन होगा। देखिए एक चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, इस मरमर को मैं आपको जो वो मतलब कि सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा। आपने एक चीज अभी से अपने माइंड के अंदर जो रखनी है ना, वो आपने कहना है कि माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर जो हम मरमर सुनेंगे, जो मेन बात है कि माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर जो मरमर सुनेंगे ना, वो आपने ये कंप्लीट लिखना है कि ओपनिंग स्नैप होगी। कौन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय, यानी कि ओपनिंग स्नैप के बाद, ओपनिंग स्नैप पहले होगी। अब आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ओपनिंग स्नैप क्या होती है। यानी कि हर कोई ये तो कहता है कि जिसने मैंने कल भी कहा था कि इस तरह बच्चों की तरह आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं इस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो आपने कहना है कि ओपनिंग स्नैप के बाद फॉलोड बाय क्या होता है कि ओपनिंग स्नैप के बाद फॉलोड बाय मिड डायस्टोलिक मरमर। कौन सा होगा? आपने कहना है कि मिड डायस्टोलिक मरमर। ये आपने कंप्लीट लिखना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपका मिड डायस्टोलिक मरमर, ये आपने मेन बात इसके अंदर याद रखनी है कि आपने कहना है कि माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर हम कौन सा मरमर सुनेंगे। आपने कहना ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय मिड डायस्टोलिक मरमर, जी हम सुनेंगे। अब हम आते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं, हम इसके अंदर मिड डायस्टोलिक मरमर क्यों सुनते हैं और फिर ओपनिंग स्नैप का क्या चक्कर है, जी हम देखते हैं इसके अंदर। देखो अब क्या है कि जो आपका पेशेंट आपके पास आया है, उसका जो माइट्रल एरिया है, जो माइट्रल जो वाल्व है,
उसका जो सरफेस एरिया है वो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है। ये अब आपको पता चल गया। अब क्या होगा कि जब आपका इस आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट, अब पहले हम सुनते हैं कि इसके अंदर डायस्टोलिक क्यों सुनते हैं मरमर, डायस्टोलिक मरमर क्यों सुनते हैं, ये हम आते हैं, पहले इसको देखते हैं, फिर हम ओपनिंग स्नैप की तरफ आएंगे। आपने कनेक्ट, जब आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जब आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जब इसके अंदर ज्यादा आ जाएगा आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, तो क्या होता है कि आपका ये जो माइट्रल जो आपका माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है, जो आपका माइट्रल वाल्व होता है, ये माइट्रल वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। जब माइट्रल वाल्व ओपन होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका माइट्रल वाल्व था, इसके अंदर दो लीफलेट्स थे, कितने, इसके अंदर दो लीफलेट्स होते हैं, बाइकास्ट होता है, इसके अंदर दो लीफलेट्स होते हैं। तो जब ये ओपन होगा, ठीक है, जब ये ओपन होगा, तो ओपन होने पे क्या होगा कि ऊपर से जो ब्लड होगा वो नीचे आएगा। अब क्योंकि ये स्टीनोज हो चुका है, जब ये नैरो हो चुका है, यानी कि ये बहुत तंग हो चुका है, ये नैरो हो चुका है, तो अब जो ऊपर से जो ब्लड आएगा, अब ये ओपन हो रहा है। दोबारा से इस चीज को नोट करो कि वाल्व ओपन हो रहा है, ओपन होने पे आपका जो ब्लड है वो इसके लीफलेट्स के साथ या इस आपके स्टीनोज्ड वाल्व के साथ टकरा रहा है, तो आपकी मरमर प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने कहा जो ज्यादातर जो मरमर्स होते हैं जब वो वाल्व ओपन होता है तो उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको रीजन भी आनी चाहिए कि ऊपर से ब्लड नीचे आएगा और आपका जो वाल्व होगा वो ओपन होगा, उसकी जो स्टीनोज्ड वाल्व होगा और उसके जो लीफलेट्स होंगी उसके साथ ब्लड टकराएगा और आपका क्या प्रोड्यूस होगा, आपका मरमर प्रोड्यूस होगा। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि जब आपको पता है कि जब आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है जी, आपने नोट करना है कि जब आपकी आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही होती है, हमने फेज पढ़ा था ना कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक जब रिलैक्सेशन हो रही होती है, उसके उस दौरान क्या होता है कि आपके जो लेफ्ट एट्रिया होता है, हम सिर्फ लेफ्ट एट्रिया की तरफ आएंगे, जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो क्या हो रहा होता है, वो रिलैक्स हो रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है, वो एक तरह से रिलैक्स हो रहा होता है। जब वो रिलैक्स हो रहा होता है तो क्या होता है कि ऊपर इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है, आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो ब्लड वॉल्यूम कम होता है। जब इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा तो आपने कहना जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा, ठीक है। यानी कि जब हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बात करते हैं, आपने कहना है कि इस दौरान आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो रिलैक्स करेगा। जब वो रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम अभी तक कम होता है और वॉल्यूम जो इसके अंदर जो इस वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है। लेकिन ऊपर जो लेफ्ट एट्रिया होता है, जो लेफ्ट एट्रिया होता है उसके अंदर तो ब्लड आ चुके हैं आपके एक तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, तो आपने कहना इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और अब इसके अंदर जो एक तरह से जो इसके अंदर जो एट्रिया का जो है प्रेशर, वो प्रेशर भी ज्यादा होगा। वो प्रेशर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अब आपका सिर्फ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इस बात को आपने समझना है कि हम इसके अंदर डायस्टोलिक मरमर सुनते हैं लेकिन हम सिस्टोलिक, ये दोनों चीजें आपने क्लियर करनी है कि हमने इसके अंदर डायस्टोलिक मरमर सुनते हैं और सिस्टोलिक मरमर नहीं सुनते। ये चीजें आपने क्लियर करनी है। अब क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही है तो आपका सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, ठीक है, डायस्टोल हो रहा है। लेकिन जब आपका जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के फौरन बाद क्या होता है, थोड़ी सी देर बाद क्या होता है, आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला फेज होता है ना, रैपिड वेंट्रिकुलर जो फिलिंग वाला फेज होता है वो आ जाता है, ऐसा ही है ना। अब जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला फेज आएगा तो क्या होगा कि आपका ये वाला जो वाल्व होगा, जो माइट्रल वाल्व होगा, क्योंकि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के अंदर आपकी जो माइट्रल वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व ओपन होता है, यही आपने पढ़ा था ना, जो आपका माइट्रल वाल्व होता है वो ओपन होता है। जब आपका माइट्रल वाल्व ओपन होता है तो आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया भी था, तो इस दौरान आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो वाल्व होता है वो वाल्व सिर्फ ओपन होता है। आपका जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो सिस्टोल नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि तकरीबन आपका मोर देन 80% जो ब्लड होता है, मोर देन 80% जो ब्लड होता है आपका लेफ्ट एट्रिया से, वो आपका कहाँ जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। उस दौरान आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स आपका डायस्टोल हो रहा होता है, वो उसके अंदर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही होती है। लेकिन लेकिन जब आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एक तरह से डायस्टोल हो जाता है, तो उसके बाद रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग होती है और आपका जो माइट्रल वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपका तकरीबन सिर्फ ये माइट्रल वाल्व ही ओपन होता है और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आपका जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो सिस्टोल नहीं करता। आपका लेफ्ट एट्रिया क्या होता है, वो सिस्टोल नहीं करता, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होता है। और आपका सिर्फ माइट्रल वाल्व ओपन होने से आपका तकरीबन मोर देन 80% जो ब्लड होता है वो विद आउट लेफ्ट एट्रिया के सिस्टोल आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर ये वेंट्रिकल सिस्टोल करता
तो सिस्टोल के दौरान जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान आपका जो ब्लड होता वो आपके माइट्रल वाल के लीफलेट्स के साथ टकराता। फिर हम कहते हैं इसके अंदर कि हम इसके अंदर सिस्टोलिक मरमर सुन रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? सिस्टोलिक मरमर सुन रहे हैं। लेकिन लेकिन हम इसके अंदर सिस्टोलिक मरमर नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आपने कहना है कि इस दौरान आपका माइट्रल वाल, जब आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आता है तो आपका सिर्फ आपका क्या होता है कि माइट्रल वाल ओपन होता है, आपका लेफ्ट एट्रिया सिस्टोल नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो ग्रेटर देन 80% जो ब्लड होता है वो विदाउट लेफ्ट एट्रिया के सिस्टोल आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। और इस दौरान आपका लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो सिस्टोल कर होता है, वो तकरीबन सिस्टोल कर चुका होता है। तो आपने इसलिए कहना है कि आपका इसके अंदर हम डायस्टोलिक मरमर सुनते हैं, आपका सिस्टोलिक मरमर हम नहीं सुनते। जी अब आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जो है ना, आपका मैंने ये जो बात लिखी थी कि ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय मिड डायस्टोलिक मरमर, ये हम इसके अंदर पहले हमने कहा था कि डायस्टोलिक को डिस्कस करते हैं, हम इसके अंदर डायस्टोलिक मरमर क्यों सुनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और फिर हम इसके अंदर सिस्टोलिक मरमर क्यों नहीं सुनते ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक लाजमी और लाजमी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, इसका क्या सीन होता है। अब हम आगे आते हैं और आगे आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा सारा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं ओपनिंग स्नैप वाला क्या सीन होता है। देखो ओपनिंग स्नैप में क्या होता है, एक चीज आपने याद रखनी है कि हम यानी कि हम अब किसको डिस्कस करें, ओपनिंग स्नैप वाला सीन, कि ओपनिंग स्नैप जो है वो स्नैपचैट वगैरह उसका क्या सीन होता है। देखो एक चीज जो आपने लाजमी और लाजमी नोट करनी है कि आपने कार्डिक साइकिल पढ़ा है, यानी कि जो कार्डिक साइकिल होता है वो हमने पढ़ा है, ऐसा ही है ना। तो आपको पता है कि आपकी जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, जो आपकी एक तरह से आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है, जो आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो रिलैक्सेशन होती है वो आपकी पहले होती है, जबकि आपकी जो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, ठीक है, जो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, ठीक है, जो वेंट्रिकल की फीलिंग होती है रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग, वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद होती है, ऐसा ही है ना। यानी कि जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का जो फेज है वो पहले आ जाता है और फिर उसके बाद आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग आती है, यही हमने पढ़ा था ना। अब इस दौरान क्या होता है कि जो आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है, इस दौरान आपके जितने भी लाइक जो आउटपुट वाल्व्स होते हैं, यानी कि आपने कहना जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है वो एओर्टिक वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका क्लोज हो जाता है। जब आपका रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग होता है, इस दौरान आपके आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान आपके मतलब कि एओर्टिक वाल्व जो होते हैं वो एक तरह से क्लोज हो जाते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं तो आपको पता है हम S2 साउंड सुनते हैं। क्या सुनते हैं? आपकी S2 साउंड सुनते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है तो इस दौरान क्या होता है कि आपका माइट्रल वाल्व जो होते हैं, यानी जो इनपुट वाल्व होते हैं, वो इनपुट वाल्व क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। वो आपके जो इनपुट वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं। अब यानी कि इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि आपका क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट वाल्व्स होते हैं, ठीक है, जो आपके आउटपुट वाल्व्स होते हैं, यानी कि जो आपके एओर्टिक वाल्व होते हैं और जो आपका जो पल्मोनिक वाल्व होते हैं, वो आपके इनपुट वाल्व के ओपन होने से पहले क्लोज हो जाते हैं। यानी कि मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपने कहना है कि जो आपके आउटपुट वाल्व्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके आउटपुट वाल्व्स होते हैं, आउटपुट वाल्व से क्या मुराद है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ आपका एओर्टिक वाल्व। क्यों? आपके एओर्टिक वाल्व यानी कि एओर्टिक वाल्व क्या है, आपका आउटपुट वाल्व है। आपने इस पॉइंट के ऊपर नोट करना है कि जो आपके आउटपुट वाल्व्स होते हैं वो आपने लिखना है कि आपकी क्लोजिस बिफोर, ठीक है, यानी कि जो आपके आउटपुट वाल्व्स होंगे वो क्लोजिस बिफोर इनपुट बिफोर द इनपुट वाल्व ओपनिंग, इनपुट वाल्व ओपनिंग। जी आपने लाजमी लिखा। इनपुट वाल्व से क्या मुराद है, आपका माइट्रल वाल्व, यानी कि सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइट्रल वाल्व। आपने कहने जो आपके आउटपुट वाल्व्स होते हैं वो क्लोजेस बिफोर द इनपुट वाल्व ओपनिंग। जी आपने लाजमी स्टेटमेंट लिखनी है। क्यों? देखो मैंने आपको समझाया कि जब आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो रिलैक्सेशन वाला फेज है वो पहले हो रहा है, जब वो पहले हो रहा है तो एओर्टिक वाल्व जो होते हैं वो पहले क्लोज हो जाते हैं। तो आपका जब एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज हो जाते हैं, अब उसके बाद आपकी रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग का फेज आता है। तो जब रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग का फेज आता है तो आपके जो माइट्रल वाल्व होंगे, यानी जो आपका माइट्रल वाल्व होगा वो ओपन होगा। तो आपने कहना है कि जो आपका एओर्टिक वाल्व होते हैं ना, जो ये नॉर्मल भी होता है ऐसे कि जो आपके एओर्टिक वाल्व होते हैं वो पहले क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद आपकी क्या होती है कि आपके माइट्रल वाल्व एक तरह से ओपन होते हैं। ये आपने लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब जो आपकी S2 साउंड होगी, ठीक है, यानी कि इसके बाद आपने ये भी लिखना है कि आपकी जो S2 साउंड होगी,
S2 साउंड प्रोड्यूस्ड बिफोर, ठीक है, ये भी आपने लिखना है, S2 साउंड प्रोड्यूस्ड बिफोर, S2 साउंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द माइट्रल वाल्व ओपनिंग, ये भी आपने लिखना है, S2 साउंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द माइट्रल वाल्व ओपनिंग, यानी कि माइट्रल वाल्व के ओपन होने से पहले पहले आपकी S2 साउंड भी एक तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये आपने चीजें लिखनी है। अभी मैं इसको आपको समझाता भी हूँ। देखिए, हमने कहा था कि आपकी क्या होती है, एक S1 साउंड होती है, फिर हमने कहा था कि आपकी क्या होती है, S2 साउंड होती है, फिर इसके दरमियान क्या होती है, इसके बाद आपकी S1 साउंड आ जाती है, ठीक है, यही हमने लिखा था। फिर हमने कहा था कि जो आपकी S1 और S2 होती है, इसके दरमियान क्या होता है, आपका सिस्टोल होता है, क्या होता है, आपका सिस्टोल होता है, और फिर आपका ये वाला S2 और S1 के दरमियान क्या होता है, आपका डायस्टोल होता है, यही हमने पढ़ा था ना। एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर है कि इसके अंदर हम डायस्टोलिक मरमर ही सुनेंगे, ठीक है, डायस्टोलिक मरमर ही सुनेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्नैप का क्या सीन होता है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपके जो एओर्टिक वाल्व होता है वो पहले क्लोज हो जाता है, फिर आपका जो माइट्रल वाल्व होता है वो ओपन होता है, यानी कि जो आपकी S2 साउंड होगी, अब इसके ऊपर आपने गौर करना है कि जो आपकी S2 साउंड होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी। जब वो प्रोड्यूस हो जाएगी तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ तक आपका क्या होगा कि आपकी जो माइट्रल वाल्व होगा, जो माइट्रल वाल्व होगा वो आपका क्या होगा, वो ओपन होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे ओपन होगा, S2 साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ पर आके आपका माइट्रल वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। याद रखो, माइट ओपनिंग स्नैप किसको कहते हैं, जब भी आपका जो माइट्रल वाल्व है, जब भी आपका माइट्रल वाल्व स्टीनोज हो जाता है, जब वो स्टीनोज हो जाता है तो वो एक एक जब वो ओपन होता है, यानी कि आपने कहना है कि जब माइट्रल वाल्व स्टीनोज हो जाता है, जब वो स्टीनोज हो जाता है तो जब वो आपका रैपिड फिलिंग के लिए, रैपिड वेंट्रिकल की फिलिंग के लिए आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो तेजी के साथ नीचे आता है, ठीक है, एक फोर्स के साथ, एक प्रेशर के साथ नीचे आता है, क्योंकि उसका जो मतलब कि वो जो पाइप होता है, अगर पाइप को आप दबाते हो आगे से तो जो आपका जो वाटर होता है वो बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलता है, ऐसे ही है ना। तो अब क्या होगा कि जब भी आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है तो बड़े प्रेशर के साथ जो ब्लड होता है वो इस स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। तो इस दौरान ये जो ब्लड होगा आपके स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व के साथ की दीवारों के साथ और उसकी जो लीफलेट्स होंगी उनके साथ टकराएगा और आपकी मरमर प्रोड्यूस करेगा, यही चीज है ना। लेकिन आपने कहना है, ये आपने मतलब कि जेन के अंदर रखना है। फिर आपने कहना है कि जब भी आपका स्टीनोज्ड, इस बात को आपने कहना है कि जब भी आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है और जैसे ही वो ओपन होता है तो हमें एक बहुत लाउडर सी साउंड सुनाई दे, तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्नैप। क्या कहते हैं, ओपनिंग स्नैप। आपने कहना कि ओपनिंग स्नैप क्या है, ओपनिंग स्नैप का मतलब होता है जब भी आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है, जब भी आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्नैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपनिंग स्नैप कहते हैं। और जब भी आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है तो आपकी एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखें, ओपनिंग स्नैप किसको कहते हैं। आपने कहा जब भी स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व ओपन होता है तो वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है और बड़ी तेजी के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड को पुश करता है, तो इसको कहते हैं ओपनिंग स्नैप। अब ओपनिंग स्नैप की आपको समझ आ गई। अब क्या होता है कि मैंने लिखा था इसके अंदर ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय डायस्टोलिक आपका मरमर सुनते हैं। अब क्योंकि S2 जो होता है, ठीक है, जो S2 होता है उसके बाद मतलब कि इसको मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ ऊपर से, मतलब ये चीजें तो आपने समझ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये माइट्रल वाल्व क्या था, माइट्रल वाल्व जहाँ पे ओपन हुआ था, तो इस माइट्रल वाल्व की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व की ओपनिंग को हम ओपनिंग स्नैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपनिंग स्नैप कहते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये S2 प्रोड्यूस हो जाता है तो आपका इस इन दोनों के दरमियान आपका क्या होता है कि डायस्टोल होता है। क्या होता है कि डायस्टोल होता है। अब ये जो आपकी डायस्टोल वाली ये जो मरमर होता है, ये आपने कहना है कि ये S2 और S1 यानी कि डायस्टोल के दरमियान हमें एक तरह से लाउडर सुनाई देता है, यानी कि एक तरह से लाउडर सुनाई देता है, और S1 से थोड़ा सा पहले आके ये मतलब कि कम हो जाता है। ये आपने कहना है कि आपका जो मरमर होगा, ठीक है, जो मरमर होगा वो आपकी एक तरह से ओपनिंग स्नैप से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, आपकी ओपनिंग स्नैप से स्टार्ट होगा। और क्या होगा कि आपके जो डायस्टोल की जो मीट होगी, मीट के ऊपर हमें हार्श लाउडर सुनाई देगा। तो इसलिए आपने कहना है कि ये जो मरमर होता है ये क्या होता है, ओपनिंग स्नैप, यानी कि पहले आपका माइट्रल वाल्व ओपन होता है, आपका जो स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व होता है वो क्या होता है, वो ओपन होता है, उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्नैप। उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग स्नैप होती है फॉलोड बाय, उसके बाद फॉलोड बाय
आपकी क्या होती है कि हार्श, यहाँ पे आपने लिखना है कि हार्श, या फिर आपने लिखना है कि लाउडर होती है क्या, मिड डायस्टोलिक मरमर, आपका क्या होता है कि मिड डायस्टोलिक मरमर। तो ये आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहले मैंने आपको समझाया कि आपका डायस्टोलिक मरमर इसके अंदर सुनते हैं, सिस्टोलिक ही क्यों नहीं सुनते। फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है कि ओपनिंग स्नैप होती है, आपका स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व पहले ओपन होता है, फिर उससे जो ब्लड निकलता है वो बड़ी तेजी के साथ निकलता है और हार्श लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपने कहना है कि पहले ओपनिंग स्नैप होगी, उसके बाद आपको डायस्टोलिक जो है वो हार्श लाउडर, आपका मिड डायस्टोलिक मरमर आपको सुनाई देगा। ये आपने लाजमी और लाजमी ये चीजें आपने नोट करनी है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। फिर आपने कहना है कि देखो आपका S2 और ओपनिंग स्नैप के दरमियान कौन सा फेज चल रहा था। अगर आपसे आपसे कोई पूछे तो आपने कहना है कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। कौन सा? आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्योंकि आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही थी तो आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा था, एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा था तो क्या हो रहा था, आपकी S2 साउंड प्रोड्यूस हुई। जब आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो चुका था तो आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग हुई। क्या हुई? रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग हुई। और रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग के दौरान आपका माइट्रल वाल्व ओपन हुआ। माइट्रल वाल्व ओपनिंग, क्योंकि ये स्टीनोज था इसको हम कहते हैं ओपनिंग स्नैप। तो ये आपने कंप्लीट इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर प्रॉपर क्या सीन होता है। अब हम पहले थोड़ी सी अजान सुन ली फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो आपने कहना है कि इसमें हम क्या सुनते हैं, ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय डायस्टोलिक रंबल। फॉलोड, इसको डायस्टोलिक रंबल भी कहते हैं। ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय हार्श या लाउडर मिड डायस्टोलिक मरमर, ये आपने याद रखना है। और इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं और चीजों को। आपने कहना है कि जो आपकी ओपनिंग स्नैप है इसके दरमियान हम क्या सुनते हैं, इसके दरमियान कौन सा होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है। और फिर ओपनिंग स्नैप के ऊपर आपका रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग का फेज स्टार्ट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज भी आता है और आपको कॉन्सेप्ट भी आता है। वो कहते हैं कि यार ये जो माइट्रल स्टीनोसिस की सिवियरिटी है, यानी कि आपने कहना है, यहाँ पे एमसीक्यूज पूछते हैं कि आपके आपके चाहे आप प्लैब उठा लो और आपका यू वर्ड, यहाँ पे वो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपकी सेवेरिटी ऑफ माइटल स्टीनोसिस, कि माइटल स्टीनोसिस की जो आपकी आपकी जो एक तरह से वो क्रिटिकल कंडीशन है या सेवेरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वो इस तरह कहते हैं कि सेवेरिटी ऑफ माइटल स्टीनोसिस डिपेंड्स अपॉन, यानी कि वो किसके ऊपर एक तरह से डिपेंड्स करती है। आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे, वो किस तरह बता सकती हैं। वो कह सकते हैं कि आपकी जब आपकी लोड S1 होती है, जब आपकी लोड S1 होती है उस वक्त आपको ज्यादा सुनाई देता है, यानी कि उस वक्त आपको जब यानी कि आप S1 हार्ड साउंड सुनोगे और S1 हार्ड साउंड जो होती है वो ज्यादा आपको सुनाई देती है। फिर आप कहते हो कि आपका जो है वो माइटल स्टीनोसिस जो है वो ज्यादा सवियर है, यानी कि अब माइटल स्टीनोसिस वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, जब फिर आपका जब लोड S2 होता है, जब आपका आप लोड S2 सुनते हो तो आप कहते हो उसके ऊपर, आप कहते हो कि जब ज्यादा S2 के ऊपर साउंड आएगी तो आपने कहना माइटल स्टीनोसिस अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब फिर वो कहते हैं कि जब आपकी जो मरमर की इंटेंसिटी होगी, यानी कि जब आप इस माइटल स्टीनोसिस का ओपनिंग स्नैप वाला मरमर सुनते हो तो उसकी जो सेवेरिटी है, ठीक है, उसकी एक जो इंटेंसिटी है, यानी कि ये जो मरमर है आपको लाउडर सुनाई देता है, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ये आपको लाउडर सुनाई देता है। जब फिर वो कहते हैं कि ये आपका लॉन्गर, आपकी एक तरह से लेंथ ऑफ द मरमर, ठीक है, जो आपकी लेंथ ऑफ द मरमर, कि अगर ये जो मरमर है अगर इसकी लेंथ यानी कि एक लंबे अरसे तक आपको सुनाई देता रहे तो ये आपको क्या है कि ये आपका एक तरह से ये शो करता है कि माइटल जो स्टीनोसिस है वो बहुत ज्यादा है। तो आपने जो है वो कौन सा आंसर पिक करोगे, मुझे आप बताएं, पहले बताएं तो सही। आपने पढ़ा होगा जो है लाइक ये वाला सीवीएस आप सबने पढ़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो आप बताएं आपका कौन सा जो है वो ऑप्शन पिक करोगे, आप ए को पिक करोगे, बी को, सी को या डी को? आप बताना चाहते हैं या नहीं? अच्छा, ना ही बताएं, ठीक है। तो मतलब कि अगर नहीं बताना चाहते, अभी आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। आपने जिस एमसीक्यूज को पिक करना है ना, अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूँ। आपने कहना कि लेंथ ऑफ द मरमर, आपने इंटेंसिटी ऑफ द मरमर को पिक नहीं करना, आपने एमसीक्यूज को पिक करना है लेंथ ऑफ द मरमर। इसके ऊपर आपने कहना है कि सेवेरिटी ऑफ, अगर जितनी भी, अगर एक आपका मरमर ओपनिंग स्नैप वाला है, अगर उसकी लेंथ, उसकी मतलब कि वो आपको एक थोड़े से लंबे अरसे तक सुनाई दे रहा है तो आपने कहना है कि आप माइटल स्टीनोसिस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर जो है अगर वो
उसकी साउंड, ठीक है, अगर साउंड जो है वो आती तो है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक जो मरमर है वो आपको जो है वो 50 सेकंड तक, आपको 50 सेकंड तक सुनाई देता रहता है, ठीक है, वो आपको 50 सेकंड तक सुनाई देता है। वो है भी थोड़ा सा लाउडर, मतलब कि होगा तो लाउडर ही, लेकिन वो थोड़ा सा लाउडर है, ठीक है, थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा कम लाउडर है, आपने कहा थोड़ा कम लाउडर है, और 50 सेकंड तक आपको सुनाई देता रहता है। लेकिन अगर वही जो मरमर है, ठीक है, वो आपको तकरीबन 30 सेकंड तक सुनाई देता है, 30 सेकंड तक सुनाई देता है, और वो थोड़ा सा ज्यादा लाउडर है, यानी कि ये थोड़ा सा कम लाउडर था, 50 सेकंड तक था, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा लाउडर है, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन ये 30 सेकंड तक आपको सुनाई देता रहा है, ठीक है। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, जब आपका ये क्या है, ये आपका लेफ्ट एट, आपका क्या है कि ये ऊपर से आपका क्या है कि आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो ब्लड है ना वो 5 लीटर है, ठीक है, 5 लीटर ब्लड है। और अब जो माइट्रल एरिया है, ठीक है, जो माइट्रल वाल्व है वो तकरीबन स्टीनोज हो चुका है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तक, यानी कि अब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तक वो स्टीनोज हो चुका है। तो अब जो 5 लीटर जो ब्लड होगा, इसमें मतलब कि साउंड तो आएगी, मरमर तो आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल इसको अब यहाँ से पास होने के होकर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल तक आने के लिए आपको 30 सेकंड लगेंगे। कितने? 30 सेकंड आपको लगेंगे, यानी कि आपके लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आने में 5 लीटर वाला, और वो 3 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर था उतना स्टीनोज था। तो अब इसको 3 सेकंड आपके सॉरी 30 सेकंड 30 सेकंड लगे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो माइट्रल वाल्व है ये स्टीनोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा स्टीनोज हो जाए, और ये जनाब आपका तकरीबन आप मैं कहता हूँ कि आपका 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तक स्टीनोज हो चुका है। अब जो फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर जो ब्लड वाली वो 5 लीटर है, वो कितना है? वो 5 लीटर है, ठीक है। अब ये ज्यादा स्टीनोज हो चुका है। जब ये ज्यादा स्टीनोज हो चुका है तो अब इससे जो ब्लड होगा वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, यानी कि अब ज्यादा थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रास्ता कम हो चुका है ना, ब्लड तो वही है, अब थोड़ा सा रास्ता जो है वो कम हो चुका है, तो अब इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ ये इसको तकरीबन 50 सेकंड लगेंगे। क्या मिलेंगे? 50 सेकंड मतलब के लगेंगे, और जो सुनाई तो आपको लाउडर ही देगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ज्यादा स्टीनोज हो चुका है, अब उसकी माइट्रल स्टीनोसिस की सिवियरिटी ज्यादा हो चुकी है, और उसको ज्यादा टाइम लग रहा है ब्लड को यहाँ तक आने में। अब 50 सेकंड तक ब्लड इस स्टीनोज वाल से गुजरता रहेगा, और आपको 50 सेकंड तक साउंड सुनाई देती रहेगी। जबकि ऊपर वाले केस में इसमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तक था, तो 30 सेकंड तक ब्लड गुजरता रहेगा और आपको सिर्फ 30 सेकंड तक मरमर सुनाई देगा। लेकिन अब ज्यादा स्टीनोज हो चुका है 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तक, अब आपको वो ब्लड 50 सेकंड लेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के लिए। और अब वो ब्लड क्योंकि 50 सेकंड तक आपके माइट्रल स्टीनोज माइट्रल वाल से गुजरता रहेगा और उसके लीफलेट्स के साथ टकराता रहेगा, तो आपको 50 सेकंड तक जो है वो एक तरह से लाउडर और वो आपको मरमर सुनाई देता रहेगा। तो आपका पहला पहला कॉन्सेप्ट आपको मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट था, और आपको समझ आ चुकी है कि लेंथ ऑफ द मरमर, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उसकी सिवियरिटी जो होगी वो इतनी ज्यादा होगी, ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे जो है वो मतलब कि आपका लिखता हूँ दूसरा, यहाँ पे जो है वो फार्मूला आता है, ठीक है, फार्मूला लिखता हूँ, उससे भी मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब कि डिफरेंट तरीके से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आपने कहना कि सेवेरिटी, ठीक है, यानी कि सेवेरिटी ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस की जो सेवेरिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? आपने कहना कि S2 और जो आपका क्या होता है जो ओपनिंग स्नैप के दरमियान जो गैप है, यानी कि S2 और ओपनिंग स्नैप के दरमियान जो गैप है उसके जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है ना ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि आपका एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज हो जाता है और आपका माइट्रल वाल्व बाद में ओपन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया है, इन दोनों के दरमियान जो एरिया है इसको हम कहते हैं S2 और ओपनिंग स्नैप के दरमियान जो गैप है, ये आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। जो माइट्रल वाल की आपकी सेवेरिटी ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S2 एंड ओपनिंग स्नैप के दरमियान गैप, ठीक है, ये आपने जो है वो फार्मूला नोट करना है। देखो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट है ना इसका जो माइट्रल स्टीनोज हो चुका है, यानी कि इसका जो माइट्रल वाल्व है वो स्टीनोज हो चुका है, यानी कि फॉर इतना स्टीनोज हो चुका है, इतना फॉर एग्जाम्पल 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तक वो क्या हो चुका है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये था जो मतलब कि आपका लेंथ वाला था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला है, ठीक है, इसको आपने समझना है। रिजल्ट एंड पे एक ही होगा, रिजल्ट एंड पे आपको एक ही देखने को मिलेगा।
आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल जब आपका जो माइट्रल वाल्व है वो आपका 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तक स्टीनोज हो चुका है, तो क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट एट्रिया होता है, यानी कि ऊपर लेफ्ट एट्रिया होता है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, तो इसके ऊपर जो ब्लड है वो फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर था, 5 लीटर जो ब्लड था वो आपकी पल्मनरी उससे आया है, आपकी एक तरह से जो पल्मनरी वेन से आया है, ठीक है। अब क्योंकि ब्लड जो है वो ऐसा ऐसा नीचे जा रहा है, ऐसा ऐसा नीचे जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ब्लड जो ऊपर से तो आएगा, क्योंकि ब्लड तो पल्मनरी वेन से आता रहेगा, तो ब्लड पल्मनरी वेन से आता रहेगा, और इसके अंदर जो ब्लड है वो इकट्ठा होता रहेगा। तो अब जो इसका ब्लड लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो तकरीबन 6 लीटर तक पहुंच जाएगा, वो तकरीबन 6 लीटर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आगे इसकी स्टीनोसिस हुई पड़ी है, बहुत ज्यादा स्टीनोसिस है, और ब्लड ऐसा ऐसा जा रहा है, और ऊपर से ब्लड आ भी रहा है। तो एक वक्त आएगा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तकरीबन 6 लीटर हो जाएगा। जब आपका ब्लड 6 लीटर तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, आपका क्या होगा कि जो इसके अंदर, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है लेफ्ट एट्रिया के अंदर, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन हम कंपेयर करें आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, उसके अंदर तो अभी तक ब्लड वॉल्यूम इतना आ ही नहीं रहा, तो अगर एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रिया इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम अभी तक भी कम होगा, इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो अभी तक भी क्या होगा, अभी तक कम होगा, ठीक है। तो ये आपने दोनों नोट करने हैं। अब क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर तकरीबन जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है वो हो चुकी है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो चुकी है, S2 साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। नॉर्मली ओपनिंग स्नैप, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब उसके अंदर 5 लीटर ब्लड था, ओपनिंग स्नैप यहाँ पे होनी थी, ओपनिंग स्नैप कहाँ पे होनी थी, यहाँ पे होनी थी, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। अब ओपनिंग स्नैप किसको कहते हैं, जब आपका माइट्रल वाल्व जब ओपन होता है, ठीक है, उसको हम ओपनिंग स्नैप कहते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर जब 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर उसकी स्टीनोसिस हो चुकी है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर 6 लीटर ब्लड है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ये जो ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो स्टीनोज्ड वाल को, इस स्टीनोज्ड माइट्रल वाल को बहुत जल्दी ओपन कर देगा, यानी कि पहले की निस्बत अब इसको क्या करेगा, पहले की निस्बत थोड़ा जल्दी ओपन कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है ना। जब प्रेशर बहुत ज्यादा, प्रेशर क्यों ज्यादा हुआ है, प्रेशर क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि उसकी स्टीनोसिस बहुत हो चुकी, अगर स्टीनोसिस ना होती, उसका दरमियान जो ल्यूमन होता वो नॉर्मल होता, तो आपका ब्लड जो वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो नॉर्मल ही रहता, ठीक है, वो एक तरह से जल्दी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब स्टीनोसिस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है लेफ्ट एट्रिया के अंदर, और लेफ्ट एट्रिया का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो माइट्रल वाल को टाइम से पहले ओपन कर देगा। अब माइट्रल वाल जो होगा, जो स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व है, अब वो थोड़ी सी देर पहले, वो थोड़ी सी देर पहले अब ओपन हो जाएगा, यानी थोड़ा जल्दी ओपन हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना था, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ऊपर चलते हैं, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ। यानी कि क्या था कि S2 पहले हमने यहाँ पर था, नॉर्मली एस जो ओपनिंग स्नैप थी हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। फिर आपका क्या था, S1 हमें सुनाई दिया, S1 सुनाई दिया, S1 साउंड थी, ओपनिंग स्नैप यहाँ पे थी, आपका मिड जो है वो मिड डायस्टोलिक मरमर आपको हार्श साउंड सुनाई दिया, ठीक है, ये नॉर्मल थी। लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब मतलब कि यहाँ से लेकर जहां तक आपको जब वो मिड डायस्टोल ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय मिड डायस्टोलिक मरमर, जहां से लेकर जहां तक क्या था आपका वो सुनाई दे रहा था, यानी कि जहां तक उसकी लेंथ थी, जो मैंने आपको लाइन लगाई है ये उसकी लेंथ थी, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो माइट्रल वाल है तो वो थोड़ा सा जल्दी ओपन हो रहा है, जब वो जल्दी ओपन हो रहा है तो ओपनिंग स्नैप जल्दी हो रही है ना, ओपनिंग स्नैप जल्दी हो रही है, तो आपका जो ओपनिंग स्नैप है वो अब आपका S2 के करीब बनेगी, S2 के करीब बनेगी, क्योंकि S2 तो आपका माइट्रल वाल तो क्लोज हो गया है, ठीक है, माइट्रल वाल तो अब सॉरी आपका एओर्टिक वाल तो क्लोज हो चुका है, लेकिन अब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो ओपनिंग स्नैप है वो भी जल्दी हो जाएगी, यानी कि स्टीनोज्ड माइट्रल वाल जल्दी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो आपका मरमर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा, यानी इसी के ऊपर आएगा, ठीक है, अब यहाँ तक होगा। अब देखें, अब इसके दरमियान और इसके दरमियान जो गैप है, जो लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे बताएं किसके दरमियान जो है वो लेंथ ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है। अब बी की लेंथ ज्यादा है ना, बी की लेंथ क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो मैंने फार्मूला लिखा है, अगर आपका S2 और आपका ओपनिंग स्नैप के दरमियान जो गैप है, S2 और ओपनिंग स्नैप, अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है S2 और ओपनिंग स्नैप के दरमियान, ओपनिंग स्नैप के दरमियान जो गैप है, अगर वो कम हो जाएगा,
अगर वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो आपकी माइट्रल स्टीनोसिस की सेवेरिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जब जितना माइट्रल वाल स्टीनोज हो जाएगा, उसके अंदर इतना ब्लड प्रेशर होगा और आपकी ओपनिंग स्नैप माइट्रल वाल जल्दी ओपन हो जाएगा। तो जितना आपका S2 और आपका ओपनिंग स्नैप के दरमियान जो गैप कम होगा, आपकी माइट्रल वाल की जो स्टीनोसिस होगी वो ज्यादा होगी, उसकी सेवेरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने अगर कोई ना मान रहा हो तो आपने इस जो मैंने आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाया, आपने उसको इस तरह मना लेना है, ठीक है। अगर कोई ना मान रहा हो तो उसने उसको मेरे पास भेज देना है। अच्छा, तो हम इधर आते हैं, और जहां तक आपको पता चल गया कि अब इसकी लेंथ क्या है, अब इसकी लेंथ भी ज्यादा है, तो दोबारा आपको कॉन्सेप्ट क्या मिल गया, दोबारा आपको यही कॉन्सेप्ट मिल गया कि यार जो आपका यानी कि इस दरमियान तो डायस्टोल ही हो रहा था ना, यानी कि अब क्या है, अब इसकी जो डायस्टोल मिल रहा था, ठीक है। तो अब आपने कहना है कि दोबारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी मरमर की, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, यानी कि अब जो मरमर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सुनाई दे रहा है, जो डायस्टोलिक मरमर है, जो हार्श लाउडर मिड डायस्टोलिक मरमर है, वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सुनाई दे रहा है, उसकी लेंथ ज्यादा हो गई है, जबकि पहले वाले की जो लेंथ थी वो थोड़ी कम थी। तो आपने कहना जितनी ज्यादा उस मरमर की लेंथ होगी, इतनी ज्यादा वो आपकी सेवेरिटी को क्या कर होगा, शो कर होगा। तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है, इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी पढ़ना है। आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि डिक्रीज इंटरवल बिटवीन द S2 एंड OS को रिलेट्स विद इंक्रीज सेवेरिटी। अब आपको इस लाइन की जो है वो क्लियर कट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या सीन होता है। देखिए, आपने कहना है कि जो माइट्रल स्टीनोसिस होता है ना, इसको हम कैसे, अब हम इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आपने कहना कि हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं। आपने कहना जो माइट्रल इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने कहना कि एक तो हमारे पास क्या होता है कि हम इस जो माइट्रल स्टीनोज्ड वाल है, इसको हम क्या कर दें, हम इसको ओपन कर दें। कैसे ओपन कर दें ये मैं बताता हूँ। या फिर जो स्टीनोज्ड माइट्रल वाल है हम इसको रिप्लेस कर दें, और हम जो है वो एक नया वाल जो है वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दें, ठीक है। एक नया वाल जो आर्टिफिशियल वाल लगा दें। जनाब, आपने कहना है कि जो हम इस वाल को ओपन करने की जो टेक्निक यूज करते हैं वो अपने कहने का आपकी होती है परक्यूटेनियस, ठीक है। क्या होती है कि आपके जैसे परक्यूटेनियस आपकी माइट्रल, ठीक है, परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वाल्वोटोमी, क्या कहते हैं, बैलून वाल्वोटोमी। बैलून वाल्वोटोमी में क्या होता है, परक्यूटेनियस बैलून वाल्वोटोमी, इसको कहते हैं PMBV कहते हैं, ठीक है, परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वाल्वोटोमी। इसमें हम क्या करते हैं, हम जनाब एक बैलून होता है, ठीक है, उस बैलून को जनाब लेकर जाते हैं आपकी किसके थ्रू, जो आपकी सब क्लेवियन वेन होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी सब क्लेवियन वेन होती है ना, उस सब क्लेवियन वेन के थ्रू एक बैलून लेकर जाते हैं, और उसको लेकर जाते हैं जनाब आपके राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। फिर हम राइट एट्रियम के अंदर हम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं लेकर जाते, सॉरी, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम के बाद हम उसको आपके राइट वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं लेकर जाते। हम क्या करते हैं, जो आपका इंटर एट्रियल सेप्टम है, यानी कि जो आपके एट्रिया के दरमियान, दोनों राइट और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है, उस सेप्टम को क्या करते हैं, उसमें एक सुराख करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक सुराख करते हैं। अब ये अंडर द फंडोस्कोपी हो रहा होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ना, जब हम आप इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसकी क्या कहते हैं, मेडिसन, ठीक है। तो मेडिसन में उसमें क्या होता है कि हम वो प्रॉपर ये जो होता है ना, ये गाइडेड बाय फंडोस्कोपी, ये फंडोस्कोपी की मदद से होता है, जो मैं बता रहा होता है कि अब यहाँ पे ये सारा सीन चल रहा है। तो हमने क्या करना है, हम इंटर एट्रियल जो सेप्टम है उसमें क्या करना है, एक होल क्रिएट करना है। जब हम उसके अंदर एक होल क्रिएट कर देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम लेफ्ट एट्रिया के अंदर चले जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम के बाद हम क्या करेंगे, जो आपका स्टीनोज्ड वाल है, उस टी नोज के वाल के अंदर हम जो आपका बैलून है उसको फुला देंगे, इस तरह उसको एक तरह से मतलब कि ज्यादा एक तरह से उसके अंदर हवा मतलब कि शायद उसको फुला देंगे। तो क्या होगा कि ये आपका जो माइट्रल वाल है ये ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा। ये आपने कहना है कि परक्यूटेनियस बैलून वाल्वोटोमी में हम किस तरह करते हैं, ठीक है। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आ जाए, ये हम जो है वो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। यानी कि अगर एक पेशेंट है वो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तक है तो हम यहाँ तक उसके कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पेशेंट आ जाए जिसके अंदर 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, फिर आपने कहना है कि अगर ये पेशेंट है इसके वाल की कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, यानी कि ये वाल कैल्सिफाइड हो चुके हैं, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो चुकी है। और याद रखो, जब भी आपका कोई वाल कैल्सिफाइड हो जाता है ना,
तो वो बहुत ही नरम हो जाता है, यानी कि बहुत ही नाजुक हो जाता है, वो मतलब कि बिल्कुल वीक हो जाता है। वो जब आप उसको मतलब कि हाथ भी लगाते हो ना, तो उसको कोई भी चीज लगती है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दीमक जिस एक लकड़ होती है ना, तो उसको एक दीमक खा जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह हो जाता है। तो आपने कहना है कि जब ये माइट्रल वाल्व, चाहे वो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर को, लेकिन अगर इसकी कैल्सिफिकेशन हो चुकी हो, तो आपने जो बैलून वाल्वोटोमी है, ये आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये आपने नहीं करनी। क्योंकि अगर आप बैलून वाल्वोटोमी करोगे, तो ये जो वाल्व है, ये कैल्सिफाइड हो चुका है, ये बहुत एक तरह से जो वो फ्राजाइल हो चुका है। इसको थोड़ा सी भी मतलब कि थोड़ी सी भी प्रेशर, जो कोई भी थोड़ी सी ठोकर लगी, ये टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, ये पीसीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब ये पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू आपके एओर्टा में जाएगा, एओर्टा के बाद आपकी कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन के अंदर जाएगा, और ब्रेन के अंदर आपको स्ट्रोक करवा सकता है। जी, इसके जो पीसीज हैं, ये आपके ब्रेन के अंदर जाएंगे, आपको स्ट्रोक करवा सकते हैं। आपके किसी भी आपके जनाब किसी भी मतलब के एरिया के अंदर जा सकते हैं, और वहां पे आपको उस ऑर्गन के हिसाब से आपको मतलब कि वो कंडीशन करवा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया। तो आपने सिंपली ये याद रखना है, अगर कैल्सिफिकेशन हो चुकी हो, तो ये आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेट ये नहीं करते। हमने इसको जब वो एक तरह से वाल की रिप्लेसमेंट कर देनी होती है, ठीक है, जब वाल की रिप्लेसमेंट हम इसके अंदर सिंपली कर देनी है, जी आपने इसके अंदर लाजमी और लाजमी याद रखना है कि बैलून वाल्वोटोमी का क्या सीन होता है। अब यहाँ तक आपको जो है वो कंप्लीट चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। और दूसरा, आपको पता है कि जब भी आपका डायस्टोल होता है, ठीक है, यानी कि एक और चीज, जब भी आपका डायस्टोल, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपका सिस्टोल होता है, तो सिस्टोल के दौरान आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है और एओर्टिक प्रेशर कम होता है। लेकिन जब भी आपका डायस्टोल होता है, तो डायस्टोल के दौरान क्या होता है कि आपका लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ये आपने लाजमी नोट करना है कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है। ये था आपका माइट्रल स्टीनोसिस, के माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होता है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है, बंद करता हूँ, फिर मैं इसको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्लियर है या नहीं।